तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। और ये 1.5 घंटा आखिरी सिर्फ आज का लिए नहीं है बल्कि पूरी सीरीज का है। जी हाँ, वायदा कारोबार की होने वाली एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले बेहद इंटरेस्टिंग है कारोबार, जहां निफ्टी बिल्कुल मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, वहीं बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों की तरफ मुनाफा वसूली देखता हुआ। तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या होगा, रोल ओवर्स कितना करें, ना करें, कम करें, ज्यादा करें और अगली सीरीज की क्या करें तैयारी, इस पर रहेगा फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 24 घंटे में क्या सेंटिमेंट बदला है सर। मतलब इस समय कल सोचा था कि ऐसे लेवल्स पर हम बात कर रहे होंगे बाजार। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इस वक्त भी नहीं सोचा था। हाँ, क्योंकि जो कुछ सोचा वो 3:45 बजे के बाद ही सोचा था। वो भी बात हाँ, पहली बार मतलब एक्स्ट्रा काम करके जो आनंद आया वो कम ही देखने को मिलता है। तो दीप गजब का एक्शन हुआ। डेफिनेटली एक्सपायरी फिर से याद आ रही है आशु मदान साहब की। 14,700 के नीचे ये कहना है कि एक्सपायरी 15,000 के ऊपर होगी। गट्स चाहिए और स्पेशली उस तरह के माहौल में जहाँ इस तरह के, लेकिन वही है कि यही बाजार की खूबसूरती है, कब मूड माहौल बदल जाए। बढ़िया बात जो है दीप वो ये है, गिरने में वक्त ज्यादा लगाया, बढ़ने में कम। ये इंपॉर्टेंट है, बात है। ये ताकत दिखाता है। नहीं तो आमतौर पर ये होता है कि मंदी के मार्केट में बाजार गिरते हैं फिर बढ़ते हैं। बढ़ने में जितना वक्त लगाते हैं, गिरने में एक ही दिन में वापस सारा साफ हो जाता है। ये तेजी के मार्केट की खासियत है कि जितना वक्त आप गिरने में लगाते हैं उससे कहीं कम वक्त में आप तेजी से बढ़ जाते हैं। सही बात है। और दूसरी बात ये भी है कि कल की तेजी अब जैसा भी माने, जितना भी माने, हुई तो स्क्रीन पर है जी। मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर पाए, नहीं कर पाए, वो अलग बात है। काफ़ी लोग मतलब रह गए, मिस कर गए। इनफैक्ट जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनसे कहीं ज़्यादा ने तो मिस ही किया है। लेकिन उसके बावजूद चलिए, काफ़ी लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके पुराने स्टॉक्स पड़े हैं, इंडेक्स पड़े हैं, फाइनली भाव आ रहे हैं। सो ठीक है, जो किस्मत में लिखा है, जितना लिखा वो मिला है। और वापस मैं तो कई बार कहता हूँ, आपको कई बार आप स्टॉक खरीदें, स्टॉक बढ़ जाए, प्रॉफिट बुक करें, उसमें उतनी खुशी नहीं होगी जितना आप स्टॉक खरीदें, 15-20% नीचे आ जाए, उसके बाद वापस भाव है। मसलन गेल 44 वाला 40 हो जाए, फिर 46 हो जाए, तो वो खुशी ज्यादा होगी बजाय इसके कि 44 वाला सीधा 46 हो जाए। तो एंजॉय द लाइफ। ठीक है, मार्केट है, ऊपर नीचे हमेशा चलेगा, यही जिंदगी है। ये हम बदल नहीं सकते, ना हम हमारे पूर्वज बदल पाए, ना हमारे बाद वाले। हम तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए चलने दीजिए, एंजॉय कीजिए, पारी चल रही है। बिल्कुल सर, एंजॉय कर रहे हैं। और आखिरी 1.5 घंटा भी एक्शन भरा होने वाला है। इस 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है सर, ये बताएं। मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार में अच्छी तेजी और स्पेशली निफ्टी ज्यादा मजबूत है। 15,170 का हाई बनाने के बाद 15,130 के आसपास अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी मजबूत तो है 250-300 पॉइंट, लेकिन दिन के निचले स्तरों की तरफ है। 37,300 आपको याद होगा दीप की, आपने परफेक्ट रेंज है और आज के लिए डन फॉर द डे 37,300 के ऊपर नहीं लगता है। 37,232 से घुमा है, परफेक्ट लेवल से घुमा है। और एक और चीज बता दूं, 37,550, 37,400 के नीचे भी नहीं लगता जी। अब ये बेचने के लेवल भी नहीं, नीचे खरीदने के लेवल भी आ रहे हैं, वापस सपोर्ट। हाँ, उस पर नजर है, उस पर नजर। आज बहुत मन भी है, आज 2000 का दिन ही चल रहा है। अगर सही लेवल पर बैंक निफ्टी मिला तो आज के 2000 भी आएंगे, आने चाहिए। हाँ, क्योंकि अब इन लेवल पे 37,700, 37,650 के आसपास बेचने के लेवल कम है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किस लेवल पर एंट्री करूँ। डेटा तैयार हो ही रहे तो पता चलेगा। तो दोनों तरफ के हैं ट्रेड, लेकिन फिलहाल अच्छा ट्रेड आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने कल बयान दिया कि ये सरकार का काम नहीं कि बिजनेस करे, नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो वो उसी के दम पर सरकारी कंपनियों के इंडेक्स 4.5%। सोचिए, ये फर्क है। इसलिए आप इस इंडेक्स में एक चीज पढ़िए, वो मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले एक बार जल्दी से बड़ी बातें बता दूं। एक एफएमसीजी छोड़ दें, जहां आज बिकवाली है, चाहे वो बाटा, टाइटन, नेस्ले, लीवर, मेरिको, ये सब आज नीचे किसी भी वजह से हो, बास्केट सेलिंग हो सकती है, उनको छोड़ दो। बाकी सब कुछ ठीक है, मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, काफी है हमारे लिए। हरे में दिखो भाई, इस नीचे में जो 30 तक है उनको हरे में रहना चाहिए, बाकी ठीक है। यूरोप 0.5% मजबूत है, ये है। पर सर, इस बात का क्रेडिट आपको जाता है, बजट के बाद जो आपने थीम आइडेंटिफाई करी, थीम फॉर द ईयर कही थी, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक महीने के अंदर इतने शानदार रिटर्न्स पीएसयूज की तरफ से। मतलब चल क्या रहा है सर? हिंदुस्तान कॉपर 140%, नाल्को को नजर देखिए, कोल इंडिया, एसबीआई, बाकी के पीएसयू बैंक्स। दीप, आमतौर पे मैं कह देता हूँ नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने किया था।
और इसीलिए आपने देखा होगा कि बजट के ठीक दूसरे दिन 2 फरवरी के दिन आवाज में पूरा जोश था और बहुत स्ट्रांगली बोला ये साल ही पीएसयू और पीएसयू बैंक्स का है। हाँ, स्पीड थोड़ी कुछ स्टॉक्स में जरूरत से ज्यादा हुई है जो सोचे थे, लेकिन ये वाला पैसा बनेगा ये सोचा था। और मैं अभी भी बोल रहा हूं ये 460 में भी कुछ नहीं है, कॉर्पोरेशन कुछ भी नहीं है। बीपीसीएल 480 में बिकेगा या 580 में बिकेगा वो नहीं पता, लेकिन बीपीसीएल का नाम क्या होगा? बीपीसीएल क्या एरामको होगा, क्या बीपीसीएल टोटल होगा, कि बीपीसीएल क्या कुछ टाइगर होगा, पता नहीं क्या होगा, ये मुझे नहीं पता ना आपको, लेकिन कुछ तो अलग होगा। बीपीसीएल तो नहीं होगा। आई मीन नाम बीपीसीएल रख ले, लेकिन कंपेरेंट तो बदलेगा ना जी। वही तो गेम है। अगर किसी को इस बात को लेकर है ना डाउट है तो हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, नाम वही है, वही हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर वेदांता है जी, अनिल अग्रवाल साहब है। क्या बदला है वो आप देख सकते हैं। सो सरकारी कंपनियों का डाइवेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या बदलता है? दिक्कत ये हम बहुत शॉर्ट साइटेड है, बहुत नजदीक का देखते हैं, आज के 10-20 रुपए देखते हैं जी। ये प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या कंपनी बनेगी वो कोई नहीं देख रहा। और वही कल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जिसने आज सरकारी कंपनियों में जोश भरा। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि भाई हमारा काम नहीं है कि बिजनेस में रहे, करेक्ट, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरा बड़ा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो वित्त मंत्री जी ने बजट के दिन दिया था प्राइवेटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करके संसद में, और दूसरा कल प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये बड़ी चीज है। तो अब आपको इन कंपनियों को ये किस भाव में डाइवेस्टमेंट होंगे वो छोड़ दीजिए, वो तो बेस हो गया, करेक्ट, वो बेस हो गया, वो तो बेस हो गया। उसके बाद ये बड़ा स्टेटमेंट, हाँ वो बेस हो गया। इसके बाद क्या? हाँ। जिस भाव में बीपीसीएल बिकेगा वो बेस हो गया, उसके बाद आएगी असली। आप सोचो ना, अगर कोई प्रमोटर बोले कि मैं निकलना चाहता हूं अपने बिजनेस से, और उसके बाद उसका इंडेक्स 4.5% ऊपर, प्रमोटर कौन? सरकार। कंपनियां कौन सी? सरकारी। बोलने वाले कौन? खुद मोदी जी। हम निकलना चाहते हैं, उसके बाद 4.5-5% इंडेक्स ऊपर है। बस ये आपके लिए इंडिकेशन है कि मार्केट ये पसंद कर रहा है, हाँ, कि सरकार सरकारी कंपनियों से बाहर निकले जी, और प्राइवेट सेक्टर को चलाने दें जो ज्यादा बेहतर तरीके से चलाएंगे। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, एग्जैक्टली। सो ये लंबी वाली तेजी है। अब बात ये कि आप 20% ऊपर आरसीएफ खरीदेंगे क्या, या 50-40% ऊपर आप हिंदुस्तान कॉपर खरीदेंगे क्या, या 10% ऊपर बीएमएल खरीदेंगे, वो एक अलग कॉल है जी। लेकिन ये तेजी वाले स्टॉक्स है, और आपको जब भी खराब माहौल में मौका मिले इनमें खरीदारी करनी है। सिंपल। अंडरस्टूड है सर, ठीक है। तो बढ़िया एक्शन है। अनिल जी ने आपको बजट के बाद ही बता दिया था कि पीएसयूज अब आपके लिए थीम है जहां पर फोकस करना चाहिए, और देखिए दमदार एक्शन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर आपको इस स्पेस में आ रहा है। कई और स्टॉक्स हैं जो दमदार एक्शन दिखा रहे हैं, और साथ ही ढेरों कॉल्स भी लेने हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पर उससे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कई सारे ट्रिगर्स, और शुरुआत बैठक से करते हैं। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर है, साथ ही बीपीसीएल के विनिवेश पर कैबिनेट सचिव और कोर ग्रुप सचिवों की बैठक पर भी फोकस है। हिरनबा का आईपीओ आज क्लोजिंग के साथ ही बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड इसका 626 से 627 रुपए प्रति शेयर है। वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी फोकस रखना है। एफसीसीबी के इश्यू प्राइस पर सिक्योरिटीज इशुएंस कमेटी की एक बैठक होने जा रही है। नतीजे विसुअस इंडिया और साथ ही रेन इंडस्ट्रीज, कैश स्पेस की दो कंपनियां जिसके आने वाले हैं आज। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, नई सीरीज की शुरुआत होगी, मार्च सीरीज का पहला दिन, और 16 शेयर वायदा बाजार में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा एमएससीआई की रीबैलेंसिंग भी कल होने जा रही है, और अकॉर्डिंग टू एमएससीआई भारत का वेटेड जो है 5.61 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखेगा। बाइंग कुछ तमाम शेयरों में पॉसिबल है, जैसे कि भारतीय एयरटेल, इंडस टावर, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। वहीं सेलिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में पॉसिबल है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है कल। दो भारत के Q3 जीडीपी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। वहीं जनवरी के वित्तीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर फोकस कीजिएगा। राइट्स इश्यू से जुड़े शेयर लिस्ट होंगे। वहीं एचएएल दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। रिकॉर्ड डेट इसकी 8 मार्च होगी। पीएफसी पर फोकस रहेगा। पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक कर रही है। तो तमाम ट्रिगर्स है, और काफी पावर पैक शुरुआत नई सीरीज की होती हुई दिखेगी। ओके, तो नई सीरीज में दमदार एक्शन दिखेगा। एक्शन कई सारे शेयरों में भी है, खबरों के दम पर, जो वरुण बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले इंतजार करने के मूड में है नहीं हमारे एक्सपर्ट, क्योंकि पहले तो चाहिए स्पेशल पिक कुणाल जी और राकेश जी को, और उसके बाद आ रहा है सुमित जी का सुपर हिट। तो स्पेशल पिक कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। बताएं सर।
अनिल जी, स्पेशल पिक है, खरीदारी की राय है गेल पर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खरीदारी की राय है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और जिस तरीके का ब्रेकआउट है, ये जो बायबैक की प्राइस है उससे भी आगे निकलेगा। 178 180 की जर्नी नॉर्थवर्ड मार्च गेल का शुरू हुआ है, तो इसको मिस नहीं करना है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है और सरकारी कंपनीज का ही लगातार हम लोग बात करते आए हैं। सारी सरकारी कंपनीज एक एक करके तेज़ी दिखा रही हैं और जो ऑयल एंड गैस से जुड़ी सरकारी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है। गेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट 150 रुपये के ऊपर आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। बाय करके चले, स्टॉप लॉस रखें 149 पर। 149 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 156 रुपये 50 पैसे का, 156 हाफ का पहला और 160 रुपीज का दूसरा बड़ा अग्रेसिव टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बेहतरीन ट्रेड है और इसीलिए इसको चुना है स्पेशल ट्रेड के लिए। फिर से सरकारी कंपनी गेल, यहीं पर एक्शन है, यहीं कीजिए खरीदारी। कुणाल जी, राकेश जी की स्पेशल पिक, सुमित जी का सुपरहिट बिगुल के साथ। बताएं सुमित जी। कोइंसिडेंटली अनिल जी, मेरा भी स्टॉक सेम ही है और राकेश जी और कुणाल जी के साथ मैं भी गेल के अंदर बाय का व्यू देना चाहूंगा। मेरे को भी लग रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट है। 155 160 ये लेवल्स जल्दी ही गेल में देखने को मिलेंगे। 146 147 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो वो कैरी ओवर के हिसाब से स्टॉप लॉस बना सकते हैं और ऊपर में 155 से लेके 160 रुपए तक का मूव गेल में देखने को मिल सकता है और जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो गेल पर रखिए नजर, दमदार एक्शन है। सर ये तो कॉल्स अभी ज्वाइंट आ रही हैं। 90 रुपए 85-90 पे बताया था और आपने कहा था, और तब हमने एक्सक्लूसिव भी करी थी इसी बायबैक के बारे में। बड़े प्रीमियम पर है और सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा बायबैक गेल का होगा। 120 130 रुपए तो ऐसे हो जाएंगे। वो हुआ भी, उसके बाद 140 तक गया, फिर ठंडा हुआ, अब 150। ये सब चलेंगे दीप। आप में पेशेंस होना चाहिए, सब में पैसा बनेगा इनमें। बस लेके शांति से रखो। 5% 7% ऊपर नीचे हो वो देखने का नहीं है, वो देखने में फंस जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट वाले सब पैसा बनाएंगे। ट्रेडिंग वालों का तो ठीक है, रोज का काम होता है, ऊपर नीचे वो होगा भी। लेकिन ये साल की थीम है। साल की थीम को ट्रेड करने का यही तरीका है कि आप छोटी क्वांटिटी में डिलीवरी लेके शांति से बैठ जाओ ताकि आपका पैसा बन जाए। वागले साहब तैयार है अपने वंडर के साथ, तो वागले जी के लिए बिगुल। बताएं सर। किरण जी के साथ कम रहा करो थोड़ा आप। हमारा माइक एकदम बराबर है, आप ही म्यूट है। अनिल जी, मैं तो म्यूट नहीं हूँ। बताइए सर आपकी पिक। रिलायंस को लेना है 2150 2152, यहाँ पर करंट भाव है। यहाँ से लेकर 2140 मुझे ज्यादा गिरावट लगती नहीं है। 2115 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 35 रुपए की रिस्क होगी। आज के लिए टारगेट 2200 है। 2200 के तो ऊपर ही है। 50 रुपए तो है कम से कम। अभी पहले जब तक 50 रुपए बढ़ेगा तब तक तो अगले हिसाब से फिर जुड़ लेंगे जी। 50 तो बढ़ने दो। 2115 स्टॉप लॉस, 2200 का टारगेट मान लेते हैं। चलिए ठीक है। पर रिलायंस दमदार एक्शन इस काउंटर में आ रहा है। 4% की तेजी आप रिलायंस में भी दे रहे हैं, तो इस पर भी बढ़िया पार्टिसिपेशन। पर आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जानते हैं जहां पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। सुबह से खबरों के दम पर कौन से शेयर्स मूव कर रहे हैं, मार्केट खुलने के बाद कहां पर आया है एक्शन, जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए बीपीसीएल के बारे में तो आपको मानसी बता ही चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आई है और वो सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सरकार 1 अप्रैल से फ्रंट एयरबैग अनिवार्य कर सकती है। सड़क परिवहन मंत्री ने कानून मंत्रालय से नोटिफिकेशन जो है वो भेज दिया और 1 अप्रैल से सभी नई कारों में फ्रंट सीट पे एयरबैग कंपलसरी होगा। मौजूदा कारों में 1 जून से ये नियम जो है वो लागू हो सकता है और इसके बाद खासकर जो रानी ग्रुप के स्टॉक्स है, रानी मड्रास जो है उसमें आपको अच्छा खासा उछाल देखने मिला। सन फार्मा, यहाँ खबर आई है कि यूएस में इस कंपनी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉन्ग टर्म केयर सर्विसेज के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट पे प्रोडक्ट के सेफ्टी प्रोफाइल की जानकारी जो है वो ये कंपनी देगी। इसके अलावा कैडिला हेल्थ, यहाँ खबर आई कि जाइडस को दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। डिप्रेशन की दवा के लिए मंजूरी मिली गई है।
BEL 16 मार्च को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर ये कंपनी जो है उसका बोर्ड विचार करने वाला है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज रिस्ट्रक्चरिंग के लिए विकल्प जो है उसका आकलन ये कंपनी कर रही है। L&T टेक डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इस कंपनी ने एयरबस के साथ एक करार किया है। RCF आज इस काउंटर में अच्छे खासा तेजी भी देखने मिल रही है। इकरा ने इस कंपनी का जो आउटलुक है स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया है। M&M महिंद्रा होल्डिंग में इस कंपनी ने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ने पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेच दी और HDFC ने एक मैग्मम फाउंडेशन में 50% हिस्सेदारी जो वो बेच दी है। काफ़ी छोटा अमाउंट मिला है, लेकिन हाँ एक अपडेट है तो मैंने सोचा वो भी दे दूँ। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। एक्शन वाला मार्केट है, भरपूर स्टॉक्स आपको सुबह से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि एक्सपायरी की तरफ कहां पर और मूवमेंट आपको दिख सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर ही नजर डालें जहां पर आज बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। BHEL जहां पर सुबह बात करी थी 46 के पार ये काउंटर दिख रहा है। टाटा केमिकल्स 10% की मूव ऑलरेडी लगा चुका है। अदानी पोर्ट्स पर आई है फ्रेश मूव, यहां पर भी रखनी है नजर। पर अभी अभी मूव कुछ और स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। SRF यहां पर अभी एक्शन आया है, इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। टोरेंट पावर पर एक बड़ी मूव आ रही है, 5% की मूव टोरेंट पावर पर आती हुई दिखी है। अब वागले साहब क्या चल रहा है टोरेंट पावर पर? ओके, वागले साहब के साथ फिर से कनेक्ट करेंगे। जैन साहब भी हैं हमारे साथ, राकेश जी, कुणाल जी से भी बात करके देखते हैं कि क्या एक्शन बन सकता है। बट टोरेंट पावर पर रखिए नजर। जैन साहब जरा पावर स्पेस पर नजर डालिए। NTPC, किसने सोचा था 110 के लेवल्स पर NTPC आपको आते हुए दिखेगा? टाटा पावर तो ऑफ कोर्स मार्केट का फेवरेट रहा है। अंडर परफॉर्मर लाइक टोरेंट पावर इज आल्सो मूविंग अप टुडे। क्या चल रहा है सर इस स्पेस में? नहीं, देखिए ओवरऑल PSU स्पेस तो बहुत हॉट बैक के बाद से बढ़िया चल ही रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड है और जिस तरीके से सरकार अब PSUs के रीवैल्यूएशन को लेकर और प्राइवेटाइजेशन और ये जो सारी पॉजिटिविटी आई है उसको लेकर ये सब तेजी में है और मुझे लगता है कि NTPC अभी भी बहुत सस्ता है, अपने बहुत सालों के हायर भाव से बहुत नीचे है। तो आई थिंक एंड कुछ हो सकता है कि पावर रिलेटेड कोई न्यूज भी है क्योंकि एवरी डे अब कोई ना कोई PLI स्कीम कोई ना कोई सेक्टर के लिए आ रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा। कुछ इनविट्स भी आएंगे, टाटा पावर का तो पावर वाला इनविट आने वाला है, उसको लेकर काफी गर्म हो रखा माहौल। तो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश और मुझे ऐसा लगता है कि NTPC सर्टेनली एक्यूमुलेट ऑन डिक्लाइंस है, बाय ऑन डिक्लाइंस है एंड NHPC, SJVN इन पे भी ध्यान दें। ओके, NHPC, SJVN यहाँ पर भी नजर रखिए। सुमित जी की फेवरेट स्पेस है, बट पावर स्पेस पर कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। दमदार एक्शन है इस स्पेस पर एक कॉल आने के लिए तैयार है बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। सर आज भी मतलब आपका और सुमित जी का कंपटीशन आज इसमें तो पक्का है जो अभी देने जा रहा हूं। अच्छा। जब दूंगा सुमित जी सोचेंगे अरे काश मैंने दे दिया होता। SJVN ना उसके बहुत नजदीक है। एस पे भी आ गए हो आप, भाव भी उतना ही है। सुमित जी के रडार का ही है। सेल तो डबल हो गया। सेल कहाँ, सेल तो 70 वाला हो गया। सदर्न पेट्रो स्पिक 27 रुपए वाला, 26.75 27 रुपए। सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। मैंगलोर केमिकल हमने सुबह आपको दिया, टारगेट हासिल करते हुए दिखाया। लगभग आप RCF देखिए, जैन साहब का पसंदीदा, कई बार जैन साहब अपने जैन में भी दे चुके हैं, अदरवाइज भी मतलब जैन साहब को जब से मैं जानता हूं तब से RCF रिकमेंड कर रहे हैं मतलब ये इतने सालों से, ये भी और मैं भी ठीक है ना। तो अब स्पिक एक और स्टॉक है जो मैंगलोर केमिकल के बाद सबसे सस्ता, अगर आपका फर्टिलाइजर स्टॉक है तो स्पिक है। सबसे सस्ता मैंगलोर है मैंगलोर के बाद ये है। तो मुझे लगता है कि जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आग लगी हुई है ये सब भयंकर चल रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला है फर्टिलाइजर स्टॉक्स के, इसलिए ऐसा लग रहा है। और वो ज़्यादा संभावना है कि जब अगर पूरा सेक्टर चल रहा है तो वही है कि जो गैस मिलनी है इनको, उस पर कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो सस्ती गैस मिलेगी, सीधा प्रॉफिट बढ़ेगा, टर्न अराउंड स्टोरी है। और प्रोडक्शन सबको, सरकार को बढ़ाना ही है फसल का, इसलिए बेस्ट है कि आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाओ। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्लांट को गैस दो, तो ये सब दूसरी जो जिस पे प्लांट आपके थर्मल वगैरह पे चल रहे कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत आराम का काम हो जाता है। तो मुझे लगता है 28, 29, 33 तीन, अच्छा 28 तो हो ही गया, 29 और 33 दो टारगेट रखिए जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। स्पिक में 29 रुपए और 33 रुपए के टारगेट है। 33 रुपए वाला बड़ा टारगेट है, वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 4 रुपए ऊपर, यानी कितना हो गया, 15% ऊपर हो गया यहाँ से भी।
और 28-29 के छोटे टारगेट हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। 25 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस स्पिक में खरीदारी करने के लिए। ओके, तो स्पिक सदर्न पेट्रो यहाँ पर आप करके चले खरीदारी, बढ़िया मूव ये काउंटर आपको दिखा सकता है। अनिल जी की तरफ से एक बेहतरीन पिक का आती हुई। जैन साहब के से आरसीएफ पर भी एक व्यू लेना, जैन साहब आरसीएफ पे भी लो और बाकी सब पे भी लो। जैन साहब से जो जैन साहब के फर्टिलाइजर में मेरे को लगता है न सिर्फ आरसीएफ और भी कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए। जी जैन साहब। बिल्कुल अनिल जी, स्पिक भी वन ऑफ द रिकमेंडेड स्टॉक्स है, आरसीएफ तो है ही। और आपने सही कहा, देखिए ये मूवी मेरी हिट नहीं गई है और मैं 60 रुपए के लेवल से रेकमेंड करके आया और हो सकता है मैंने 75 के लेवल्स पे भी आरसीएफ को रेकमेंड किया है, बट बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था। फिर 25-30 रुपए जब नीचे आया तो वहां पे हमने क्लाइंट्स को एक्यूमुलेट भी कराया वेरी फ्रैंकली। और क्योंकि देखिए वैल्यू बहुत है, दूसरी जो होप वाला एलिमेंट है वो तो है ही है, साथ साथ इसके होप के साथ साथ अच्छे डेटा भी हैं। एंड इस सेक्टर में जो आपने न्यूज एकदम सही बोल रहे हैं कि ये जो जीएसटी वाला जो मैटर है और गैस पे अगर आ जाए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये समझते हैं, देखते हैं कि जिस तरीके से देखिए वैट और जब सर्विस टैक्स और दोनों कन्वर्ट हो गए, जब जीएसटी में आया तो कई जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है उनका बहुत जबरदस्त बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, पता भी नहीं चलता कहां से प्रॉफिट है, क्योंकि आपको क्रेडिट मिलते हैं, इनपुट क्रेडिट। तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, फिर मैंने जीएनएफसी अभी रिसेंटली मंडे के दिन मैंने भी दिया था, सेठी साहब ने भी दिया था, उन्होंने मैंने 10 की कमाई में दिया था, तो वो वहां से बहुत चल चुका है। फिर स्पिक है, फिर मुझे लगता है कि लिस्ट इज एंडलेस, मतलब कोरोमंडल फर्टिलाइजर मैंने बहुत बार रेकमेंड किया हुआ है। सो ऑल दीज मुझे लगता है कि ये जो एग्री इनपुट्स वाली कंपनीज है, पीआई इंडस्ट्रीज, इन सब पे मेरा बहुत जबरदस्त फोकस रहा है और जबरदस्त मैं बुलिश अभी भी हूँ और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि सरकार एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस्ड है। दूसरा जो एग्रीकल्चर जीडीपी आया था वो जबरदस्त आया था कोरोना काल के दौरान, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा भारत की स्टोरी में और इंडिया की स्टोरी में। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर और अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये शुरुआत है। इस बीच आरसीएफ पे एक अपडेट और देना चाहता हूँ। कल 10 की कमाई में आरसीएफ कुणाल जी राकेश जी ने भी दिया था, मेरे ख्याल से 56 रुपए के आसपास, 56 पे दिया था। 70 का शॉर्ट टर्म टारगेट जो पहुंचने की तैयारी में 20%, ओह 20%, माय गुडनेस। और 90 रुपए का टारगेट कुणाल जी राकेश जी का आने की तैयारी में, ये भी एक मजबूत स्टॉक है। लेकिन एक और स्टॉक है जो बढ़ा नहीं है और इससे पहले बढ़ जाए या फिर सुमित जी बिगुल बजाना चाहें तो मैं पहले पूछूं, मैं अब वो 2000 दूंगा। 2000 देने में प्रॉब्लम क्या है, आजकल कैश के स्टॉक ऐसे भाग रहे हैं कि 2000 नहीं, बिना 2000 दिए ऐसे ही पूछ लेता हूं, सुमित जी जीएसएफसी देखिए, जीएसएफसी अभी भी ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ, 7-8% ही ऊपर है, 87 रुपए 88 रुपए के आसपास। क्या ये भी एक स्टॉक है? वॉल्यूम देखिए 90 लाख शेयरों का कारोबार जीएसएफसी में, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब बिना वॉल्यूम के हल्के फुल्के ऐसे ही बढ़ रहे हैं, जीएसएफसी भी कमाल कर रहा है। ये भी स्टॉक का क्या ये भी और तेज दौड़ लगाने को तैयार है? 90 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 95 से 97 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है शायद 100 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिले, तो पोजीशंस होल्ड करके चले। 90 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलते ही स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा और 97 से 100 रुपए तक के लेवल जीएसएफसी में देखने को मिल सकता है। 97 से 100 रुपए और 90 के ऊपर की क्लोजिंग के पूरे चांस है आज। अगर आप कह रहे हैं 8% ज्यादा मूव नहीं है स्टॉक में, तो फिर बता रहा है कि क्या नहीं। आप देखो ना, सिर्फ 8%। आज सिर्फ 8% इसलिए लगाना पड़ रहा है। आप देखिए 20% ऊपरी सर्किट आरसीएफ लगा है, ठीक है। उसके अलावा आपका स्पिक 17-18% हो गया हमारे बात करते करते, एनएफएल 16%, मैंगलोर केमिकल जो हमने रिकमेंड किया 13%, जीएसएफसी अभी बात करते करते 13%। तो सभी तो भाग रहे हैं, बचा क्या है? फैक्ट 17%। तो सब में तेजी है। फर्टिलाइजर अचानक से मतलब बहुत ही मैं बोल रहा हूँ इस सेक्टर को लेकर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, फीलिंग आ रही है। तभी सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। आज पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। 2-3 अहम मुद्दे थे सर जो अटके हुए थे। एक तो बजट में सरकार ने बजट का वो कहा था कि डीबीटी वाला, एक वो यूरिया के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का फॉर्मूला ला सकते हैं। दिल्ली में पता लगाया जाए कुछ हो क्या रहा है, मे बी। ओके, इस बीच न्यू का सुपर्ब सर, ये भी सर्किट पे जहां खुला वहां से 20% का सर्किट बनता है, 645 रुपए 75 पैसे सर्किट सिंपल। दमदार मूव है, आप कैप्चर नहीं कर पा सकते किस तरह से आप हर सेक्टर में कुछ ना कुछ स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं।
टाटा मोटर्स पर एक मूव आती हुई दिखी, चलिए वहां पर थोड़ी देर में व्यू डालेंगे। यूनाइटेड ब्रूरीज में भी आएगा, पर एमएनएम फाइनेंस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एमएनएम फाइनेंस अब 220 के स्तर क्रॉस कर रहा है। बंसल जी जरा एमएनएम फाइनेंस के चार्ट देखें, बताएं क्या चल रहा है इसमें, क्लोजिंग के लिए ट्रेड दिखता है? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पर नीचे में देखें तो 216 एक अच्छा बेस है और बड़ा मूव आएगा दीपांशु 224 के ऊपर। तो जिनके पास ऑलरेडी है 222, 223 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। और दीपांशु, मेरा एक सवाल है अनिल जी से। इजी होगा तो बताऊंगा जवाब, बाकी मुश्किल वाला पूछे नहीं बताऊंगा। नहीं अनिल जी, आप तो आंसर दे ही देंगे। अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर में, मतलब कि 10, 12, 13 अक्टूबर के आसपास आपने कॉम्प्लेक्स, अनिल जी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में एक ट्वीट करा था और हमने ऑन एयर डिस्कस भी किया था कि बैंकों को खरीदो और रिलायंस को बेचो। तो अनिल जी वहीं पर रिलायंस का टॉप बना था और रिलायंस एक लंबी करेक्शन में गया था और एक लंबी रैली शुरू हुई थी बैंकों में। तो अनिल जी आज रिलायंस के अंदर एक मच एवेटेड बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वागले जी ने क्या कहते हैं अभी बाय कॉल भी दिया है। तो अनिल जी अब आपसे सवाल तो अनिल जी सिंपल है कि रिलायंस में तो अनिल जी तेजी बनी हुई है, क्या आप बैंकों में कहीं वो तो नहीं लग जाएगा, कोई ब्रेक तो नहीं लगेगी अनिल जी? उस पर पूछना चाह रहा हूँ। तभी थोड़ा हिचकिचा रहा था कि एमएनएम फाइनेंस पर भी बोलने से पहले कि अगर रिलायंस में तेजी बनी है तो कहीं आपको क्या चाहिए, रिलायंस में तेजी चाहिए या बैंकों में मंदी चाहिए? आप क्या चाहते, क्या आप? अनिल जी मैं तो रिलायंस में तेजी चाहता हूं। बस रिलायंस में 2400 रुपए ठीक है टारगेट? अनिल जी ये तो 50 रुपए ऊपर दे दिया। मतलब 50 रुपए पिछली बार भाव कब देखा था भाई साहब आपने? कौन सा 50 रुपए ऊपर? 2150 चल रहा है, 2400 बोल रहा हूं, 250 रुपए ऊपर है। 10%, 10% से ज्यादा। मेरे टारगेट अनिल जी, हमने टारगेट निकाले हुए 2350 के, उससे 50 रुपीज ऊपर है। अच्छा अरे बंसल जी, अब आप बोलोगे मेरे टारगेट बीएमएल के 1700 है, उसके ऊपर से 2, तो अब ऐसे थोड़ी चलेगा। 2400 आपके टारगेट आ जाएंगे, बस आप इसमें खुश हो जाओ। मेरे टारगेट भी 2350, आपके भी 2350, आपके आ जाएंगे, क्रेडिट आपको हो जाएगा। अच्छा, और एक और चीज, आपको रिलायंस में तेजी करने के लिए बैंकों को बेचने की जरूरत नहीं है। बैंकों को बेचारों को उनको अपने हिसाब से चलने दो। हाँ, लेकिन रिलायंस इसमें कोई डाउट नहीं, करेक्शन पूरा करके मजबूती के लिए तैयार हो गया है और अभी वागले साहब ने भी रिकमेंड किया ही है, तो चलेगा सर, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रखेंगे नजर रिलायंस पर, रखेंगे नजर बाकी बैंक्स पर भी। बैंक निफ्टी पर अच्छा इंटरेस्टिंग एक्शन होते हुए दिख रहा है सर। जो आपने बोला था कि अब सपोर्ट पर है, अब खरीदारी की जोन आ रही है, वहां से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश थोड़ा और आने दो, इंतजार है, तब तक सुमित जी तैयार है सर। बताएं सुमित जी। दीपांशु, अभी थोड़ी देर पहले जीएसएफसी का बात हुआ, तो इसी का दूसरा भाई बोल सकते हैं जीएनएफसी। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसके अंदर भी ब्रेकआउट है। 275, 276 का भाव है। स्टॉक यहां से बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। जुलाई 2019 का हाई ब्रेक हो रहा है। वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है, डेली चार्ट्स के अंदर मोमेंटम है, ब्रेकआउट है। रिसेंट के हाई ब्रेक हुए हैं, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में है। आज वॉल्यूम्स के साथ, प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये स्टॉक 300 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। 260 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, 300 का पहला टारगेट बनेगा, 325 का दूसरा टारगेट बनेगा। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट है, तो एक बड़ा मूव ये स्टॉक के अंदर भी आना चाहिए, और ये स्टॉक भी अभी तक चला नहीं है, तो अब चलना चाहिए। जीएनएफसी ये है स्टॉक जहां पर करनी है खरीदारी। 300 के ऊपर के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक पर रखें नजर। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक्चुअली राकेश जी ने जो सवाल पूछा, मैं भी वही सवाल अनिल जी से पहले पूछना चाहता हूं। उनका बैंक्स पे व्यू क्या है? बैंक्स पे व्यू वागले साहब मेरा एकदम पॉजिटिव है, बिल्कुल परफेक्ट। और सरकारी बैंकों में तो पूछो ही मत, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। बाकी प्राइवेट बैंक्स पे भी ऐसा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, वो होंगे हमेशा की तरह, बट व्यू पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। अनिल जी, मैंने मॉर्निंग में इंडसइंड बैंक दीपांशु ने पूछा था, राइट, तो इंडसइंड बैंक पे मैंने बाय दिया था, वो एक 7-8-10 रुपए ऊपर है। ये मार्केट में
10 रुपए ऊपर होना कई बड़ी बात नहीं है। मैंने 1107-8 में दिया था, अभी 1117 है। मेरे को ये 1200 तक के ब्रेकआउट की तैयारी लग रही है, 1 से 2 दिन में भी 3 दिन। तो मैं आज इसमें 1111 मतलब 20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस और 60 से 70 रुपए ऊपर टारगेट आज और कल के लिए ये देना चाहता हूं, अगर आपका व्यू बैंक्स में नेगेटिव नहीं है तो। बैंक में बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बाय ऑन डिप से बैंक निफ्टी मैं तो इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा नीचे आ जाए तो रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी, लेकिन वो लग नहीं रहा कि ऑब्लाइज करेगा, ऐसा लग रहा है। तो मैं डेटा तैयार भी कर रहा हूँ और जब तक डेटा तैयार हो तब तक सेठी साहब तैयार है और सेठी साहब तैयार और किसी का भी गुल तो नहीं ना? नहीं सर। तो फिर सेठी साहब के लिए भी गुल, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। 2 पिक तो होंगी इस तरह के माहौल में, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सिर्फ पूछना है कि दोनों कैश, दोनों फ्यूचर या कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल 2 पिक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक एफ&ओ का स्टॉक है फ्यूचर्स का। एक कैश और एक एफ&ओ, शुरुआत कीजिए सर। अनिल जी देखिए, शुरुआत करने से पहले एक तो बाजार में दमदार तेजी बनी है और जो भी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रिकमेंड करे, जो अभी चर्चा भी हो रही थी, सब स्टॉक को कभी ना कभी पिछले 5-7-10 दिनों में रिकमेंड किए हुए हैं। जैसे GNFC है, NMDC देखिए, उसके टारगेट आ गए, नाल्को देखिए, ये RCF की बात हो रही थी बजट वाले दिन 53 रुपए में, RCF भी रिकमेंड किया था। जस्ट डायल देखिए 20% ऊपर है अनिल जी आज जस्ट डायल। क्या बात है, वाह गजब। तो अनिल जी दमदार तेजी है बाजार में और बिल्कुल इस तेजी में पार्टिसिपेट करना है सबको। आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, वो एक OP जिंदल ग्रुप की कंपनी है, कंपनी का नाम है जिंदल सो पाइप्स। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर है सो पाइप्स बनाने में। सो पाइप्स माने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप होती है, फिर सीमलेस पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप से बनाती है। ये जो पाइप्स है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार में या उसके एप्लीकेशन है वहां पे, वहां काम आती है। कंपनी के भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ही है, इसके अलावा यूएस में है, यूरोप में है, UAE में है। और यूएस में जो इनका प्लांट है वो है टेक्सास में, जो कि आजकल सुर्खियों में है। वहां पे हाल ही में जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की कंडीशन से पावर की क्राइसिस हुई थी और जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइपलाइन थे, वो काफी डैमेज हो गए और उसमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन वाली पाइप प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट वाली पाइप भी डैमेज हो गई। और चूंकि इनका प्लांट भी यूएस में टेक्सास में ही है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने रहेगी, जो आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा इनका रिजल्ट। और बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे बेहद शानदार थे, प्रॉफिट आया 88 करोड़ का वर्सेस 65 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो है 0.73 का, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 50% का। डिविडेंड देती है 2 रुपए का कंपनी। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो 0.4 के बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है अराउंड 200 रुपए की। तो ये जो अभी 79-80 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 95 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 75 रुपीज का। 75 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। आमतौर पर सेठी साहब 20% के टारगेट इतने इजीली देते नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जब देते तो आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट 95 बहुत ही तगड़ा वाला है। जो स्टोरी बता रहे सेठी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, यूएस वाली। तो सेठी साहब टैक्सेस की वजह से बड़ा फायदा होगा इसको। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से वो बर्फ का तूफान आया हुआ है, तो क्या टैक्सेस में इनका बिजनेस बहुत ज्यादा है या क्या क्या चक्कर क्या है? नहीं, इनका अनिल जी मैंने इनका देखा कि जो टेक्सास में जो दिक्कतें हुई है उसकी वजह से वहां पे जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की जो पाइपलाइंस वगैरह काफी डैमेज हुई है, जिनको रिप्लेस करना है। और इनका एक प्लांट जो यूएस का वो टेक्सास में ही है, तो उस लिहाज से डेफिनेटली इनको फायदा होना है। और फिर बाकी भी वैल्यूएशन के स्टॉक ने इस रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो अभी भी 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे, तो ऑल इन ऑल अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी 95 के लेवल्स आ जाएंगे इसमें। ओके, तो 95 के लेवल्स जल्दी आने की तैयारी में और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और ये कमाल करने को तैयार है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में वैसे भी आग लगी हुई है और जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। स्टोरी मजबूत है जिंदाल सो में। ये है सेठी साहब का स्टॉक है 95 रुपए। देखिए इंटरेस्टिंग एंगल निकाल के, एंगल वो और एंगल वो परसों वो मुझे एंगल है ना, ये तब से याद आ रहा है जिस दिन इन्होंने टॉयलेट पेपर वाला निकाला कि अमेरिका में टॉयलेट पेपर खत्म हुआ और उसके बाद जो पेपर स्टॉक भागे। करेक्ट सेठी साहब आपको याद है? हाँ अनिल जी, सुबह भी मैंने याद दिलाया था उस दिन, ओरिएंट पेपर, जेके पेपर, नहीं टॉयलेट पेपर के। ये कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि देखो हर स्टॉक सेम है।
रोज आपको स्टॉक चलेगा घटेगा उसके लिए कोई ट्रिगर चाहिए जी। और अगर ट्रिगर आपको सही मिले और उससे आपको पता चले कि वाकई में कोरिलेशन है तो फिर जो स्टॉक कमाल करते हैं वो आपको दिखेगा। ये 95 रुपए आपका आ जाएंगे जल्दी। हाँ बिल्कुल। आइए अब दूसरा स्टॉक जो एफएनओ वाला है बताएं सेठी साहब। हाँ अनिल जी, एक तो कल वाला एफएनओ का स्टॉक था बंधन बैंक, जो कि आज टारगेट अचीव हो गए। 334 के लेवल पे कल रिकमेंड करा था, 345 आज सुबह खुलते के साथ ही आगे थे। और जो आज का एफएनओ का स्टॉक है अनिल जी, पावर की, अभी पावर सेक्टर की बातें हो रही थी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात हो रही थी। आरईसी जो कि पावर फाइनेंस के कारोबार में है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, एक दमदार कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। पिछले साल डिविडेंड दिया 11 रुपए का। मुझे लगता है सरकार ने जिस तरह से, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बीईएल में सेकंड इंटरिम डिविडेंड की प्लानिंग हो रही है, कोल इंडिया में डिविडेंड है, ये सब कंपनियों से भी अच्छे खासे डिविडेंड हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, पावर सेक्टर अच्छा कर रहा है। ये जो स्टॉक अभी मार्च का फ्यूचर 142 143 के लेवल्स पे है, यहाँ खरीदारी करनी है। 150 का टारगेट है और 138 का स्टॉप लॉस। क्या बात है सेठी साहब, सब सरकारी कंपनियों में इतना इंटरेस्ट? अनिल जी आजकल तो वही चल रहे हैं। अभी आप देखोगे तो कुछ दिन पहले से रिकमेंडेशन भी वही आ रही है। एनएमडीसी 120 में बोला, 130 हो गया, आज हो ही गया। फिर नालको था अभी हाल ही में, जो नालको 53-54 के लेवल पे परसों ही बोला था, 60 रुपए के टारगेट से ऑलमोस्ट आने को तैयार है। बाकी भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप बाकी भी जो कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज है और पब्लिक सेक्टर इवन बैंक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर ही फोकस में है और यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ये जो रैली है इट विल बी सपोर्टेड बाय पीएसयू यूनिट। बात है तो सरकारी कंपनी में तेजी रहेगी बरकरार। आरईसी के फ्यूचर खरीदिए, 150 तक आरईसी का फ्यूचर जाने की तैयारी में। 138 आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जो पावर स्टॉक जो सरकारी कंपनी समझ में आए ले लीजिए, वैसा हाल है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है किरण जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज कर रहे हैं स्पेशल पिक के लिए। किरण जी जब भी फोन अ फ्रेंड करते तो कुछ पिक बड़ी तगड़ी आती है, 10% मूव वाली देते हैं। हाँ 8-10% वाला तो बनता ही है और इस तरह के मार्केट में तो पक्का बनता है। तो किरण जी से पक्का करवा लेंगे, 8-10% वाली देना। चलिए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। किरण जी बिगुल के पहले जो हम मैं और दीप बात कर रहे थे वो आपने सुना या वापस बोलूं? सुन लिया अनिल जी। बताइए तो फिर 8 से 10% वाली मूव वाली बड़ी स्पेशल पिक कौन सी आपकी? हाँ जी वैसे ही है, बहुत बड़ी मूव आने की प्रोबेबिलिटी है और टाटा मोटर्स ये बाय करके चलना चाहिए। इसने जो पिछले 15 दिन का जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और उसके साथ साथ 330 का जो ऑप्शन बैरियर है वो क्रॉस करते नजर आ रहे हैं कैश मार्केट में। मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एक हफ्ते का व्यू लेते हैं तो 385 के टारगेट, और अगर हम आज की बात करते हैं तो 339 के टारगेट, और अगर आप दो दिन का वक्त देते हैं तो 345 के टारगेट। तो आज के लिए 339 के टारगेट, कल परसों के लिए 345, और अगर आप एक हफ्ता 2 हफ्ते देते हैं तो 385 के टारगेट। फिबोनाची से निकाले वो टाइम वाले वैसा आते हैं कि आज का ये कल का ये जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो होते हैं उस हिसाब से क्या फॉर्मूले से निकाले किरण जी, हम ये जानना चाहते हैं। जी अनिल जी, अरे भाई ये कौन से फॉर्मूले से निकाले आपने? वो एक आपका वो होता है ना फिबोनाची, कौन सा होता है जिसमें समय के हिसाब से पता चलता है, ऐसा कुछ? अनिल जी जो प्राइस पैटर्न होते हैं ना, उस प्राइस पैटर्न के हिसाब से टाइम टारगेट डिसाइड किए जा सकते हैं। तो मेरी वो थियरी है, और उसके साथ साथ जो ऑप्शन चेन में जो ट्रैप होते हैं लोग, तो उसके हिसाब से एक बड़ी मूव आपको देखने को मिलती है और वो ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, स्टॉप लॉस तो लगाने की जरूरत ही नहीं है अनिल जी, बिल्कुल लगाना चाहिए। 327 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये सारे के सारे टारगेट जैसे आते पहले टारगेट आते हैं तो आपको कॉस्ट पे लेके आना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बाद। ओके, 327 का स्टॉप लॉस रखें और फिर उसे ट्रेल करें, ये जरूरी है। पर टाटा मोटर्स लंबे समय बाद टाटा मोटर्स थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। बाजार में जबरदस्त एक्शन, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स जो है वो नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। बट ब्रॉडर मार्केट्स आप देखें, निफ्टी मिड कैप 50 पर भी आप नजर डालें, बाकी भी ब्रॉडर इंडस्ट्रीज पर देखें तो रिकॉर्ड हाई के आसपास ही वहां पर ट्रेड हो रहा है। बट दमदार एक्शन है इंडेक्स स्टॉक्स में भी और ब्रॉडर मार्केट यूनिवर्स में भी। इस बीच वायदा कारोबार में एंट्री लेने वाले हैं कई सारे नए नाम।
16 नए नाम अब वायदा कारोबार का हिस्सा बनने वाले। तो हमने थोड़ी एनालिसिस करी कि डेब्यू के समय कैसी रहती है स्टॉक्स की चाल जो वायदा कारोबार का हिस्सा बनते हैं, और ये रिसर्च लेकर आए हैं वरुण। वरुण बताइए, डेटा क्या बताता है, किस तरह का डेब्यू होता है इन स्टॉक्स का? देखिए, डेब्यू तो कमजोर होता है, कमजोर होता है। हाँ, कमजोर होता है, ये बात तो सही है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि अरे एफएनओ में आ रहे स्टॉक्स तो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ एफएनओ का हिस्सा बन रहा है, लेकिन एफएनओ में जैसे आते शायद लोग शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो आप शॉर्ट कर नहीं सकते, एफएनओ में आते तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। तो पास्ट डेटा यही बताता है कि जब जब स्टॉक्स एफएनओ में आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो जिस दिन ये एंट्री लेते हैं उस दिन गिरावट आती है। इनफैक्ट पिछले 2 साल का डेटा मैंने एनालाइज किया, 2019 से अब 2021 तक, मई 2019 से 1 जनवरी 2021 तक करीब 12 स्टॉक्स ऐसे थे जिनको एफएनओ में शामिल किया गया। उसमें से 12 में से 8 स्टॉक्स जो है एंट्री के दिन ये स्टॉक्स गिरे हैं। आप मिसाल के तौर पे देख लीजिए, एल&टी इन्फोटेक 31 मई 2019 3 स्टॉक्स ऐड हुए थे, एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस, पीएनबी हाउसिंग, तीनों उस दिन गिरे थे करीब 1 से 2% के आसपास। उसके बाद 2020 फरवरी में बंधन बैंक, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोएज शामिल हुए। केवल इन्फोएज 1.5% चढ़ा था, एचडीएफसी लाइफ और बंधन बैंक 4% गिरे थे उस दिन। इसके अलावा 27 मार्च 2020 को गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.8% गिरा था, एसबीआई लाइफ 4 मई 2020 5.2% गिरा था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 30 अक्टूबर 2020 0.6% गिरा था। केवल जो पिछले बार यानी कि जनवरी सीरीज में जो ऐड हुए थे, आरती इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी एएमसी और डॉक्टर लाल, ये 3 स्टॉक्स थे जिनमें तेजी देखने मिली जिस दिन एंट्री हुई उस दिन, और इसके अलावा इन्फोएज, यानी कि 4 स्टॉक्स थे जिनमें तेजी हुई है। बाकी 8 स्टॉक्स जो है वो एक्चुअली जिस दिन एंट्री हुई है उस दिन गिरे हैं। तो कल तो 16 स्टॉक्स ऐड हो रहा है, इनफैक्ट पिछले 2 साल में इतने स्टॉक्स ऐड नहीं हुए जितने कल हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो यही बनती है कि गिरते। और दीप, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस दिन निफ्टी भी गिरता है, निफ्टी भी गिरता है। डेटा यही बताता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने मैंने पिछले 2 साल का निकाला, पहले दिन की बात है, 4 बार निफ्टी सिर्फ ऊपर रहा है, बाकी 8 बार निफ्टी भी गिरा है। तो ये भी बता रहा हूं क्या होता है। पिछले बार तो चला था, जनवरी के महीने में सब चले थे, स्टॉक भी चले थे, निफ्टी भी चला। ठीक है सर, ये इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीजें इसमें इंटरेस्टिंग है, एक तो जो एक्शन होता है स्टॉक्स का, मोर इंपॉर्टेंटली जितना 1.5 साल में स्टॉक्स ऐड नहीं हुए कंबाइंड, उतना एक बार में ऐड हो रहे हैं 16 स्टॉक्स। कौन सा मानना है, पिछली बार वाला या पुराना वाला? पिछली बार तो नहीं गिरे, तीनों बड़े और अच्छे खासे 2.5 से 4% बढ़े। तो लेकिन पिछले बात हो सकता है कि एफआईआर लोग छुट्टी पे 1 तारीख थी, 1 जनवरी। अच्छा, ओके, शॉर्ट करने वाले थे नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी है कि मूड माहौल इतना तगड़ा है। हाँ, वो भी हो सकता है। 1 फरवरी को कौन सी? 1 जनवरी। हाँ, मैंने कहा 1 फरवरी को 1 जनवरी को पहले 1 जनवरी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन 16 स्टॉक लेंगे आज, 16 के 16 बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हाँ, वो तो है। क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाली स्ट्रैटेजी बिगुल बताने के लिए। सर, थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन है ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर्स जहां पर हम एट 1 पॉइंट इन द डे 100 पॉइंट्स की तेजी देख रहे थे, वो थोड़ा अभी 32,000 के ऊपर थे, अब फिसलकर 31,950 पर आए हैं। हल्की सी बढ़त है 40 पॉइंट्स की। नैस्डैक फ्यूचर्स वापस डिप कर रहे हैं। कल अच्छी रिकवरी दिखाई थी, नैस्डैक ने निचले स्तरों से रिकवर होकर पॉजिटिव क्लोज हुआ था, पर आज नैस्डैक फ्यूचर्स फिर से 0.5% नीचे। और यूरोप की भी ठीक ठाक शुरुआत हुई है सर। जर्मनी फ्लैट है, यूके और फ्रांस में हल्की सी तेजी दिख रही है। एशिया में मजबूत कारोबार था, निक्केई 1.5% ऊपर था। हैंगसेंग कल की भारी गिरावट के बाद आज संभला है, 350 अंक ऊपर खत्म हुआ, और शंघाई भी पॉजिटिव रहा। तो एशिया पॉजिटिव रहा, यूरोप ठीक है सर। यूएस फ्यूचर्स थोड़े वॉलेटाइल है इस समय, क्या करें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हरे में तो है ना। हाँ, 40 हरे में तो है। लेकिन आज तो हमारे यहाँ ज्यादा ट्रेड दीप एक्सपायरी वाले, एक्सपायरी के डेटा के लिहाज से करेक्ट 15,100 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, इसकी पूरी संभावना है। ओके, क्यों? 15,100 के पुट पर 57 लाख शेयर हैं, 15,100 के कॉल्स पर 44 लाख शेयर हैं, ठीक है। और पुट में जो 57 लाख शेयर है उसमें 53 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ओके, तो पूरी संभावना है कि एक्सपायरी के दिन 15,100 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश बुल्स की तरफ से होगी। और वैसे भी 15,100 के नजदीक आया तो जिन लोगों ने कॉल बेच रखे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल काट कर अपना सपोर्ट देने की कोशिश भी करेंगे। तो 15,100 के नीचे नहीं होने वाला, पहली क्लियर है। न 15,200 के ऊपर की दिख रही है। अच्छा, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 74 लाख शेयरों का, ठीक है। 74 लाख शेयर बड़ा है, और 40 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो आपके लिए 2 पूरी तरफ ये जो हो गया 15,100 15,200। फर्ज करें अगर गलती से हो गया कुछ भी दिन तो नीचे 15,065, ऊपर 15,240,
ये और इतनी बाहर की रेंज है, वो 99% होगी नहीं, लेकिन एक्सपायरी का दिन और जो 2 दिनों में बड़े मुंह है तो आप एकदम 100% कभी कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। जिस दिन 100% हो जाए फिर उल्टा हो जाता है ये पता है, इसलिए ये होगा ही नहीं ऐसा कभी नहीं बोलने का। तो इसलिए 15,100 15,200 ऑल प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए। अगर टूटा तो नीचे 15,065, ऊपर 15,240। क्लियर है। अब इसके बीच में कहाँ हो सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है 15,165 के आसपास। 15,115 15,165 की रेंज में होगी। क्यों होगी? 15,150 के बीच में जो है ना कॉल्स में 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और वहीं पर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा संभावना ये है कि इसके आसपास कहीं कहीं कोशिश करें तो 15,115 15,165 इस रेंज में एक्सपायरी होगी, ये आपको दिख रहा है। तो एक्सपायरी के वक्त अब बचे हुए 1 घंटे में बहुत बड़ा मूव आएगा, इसकी संभावना डेटा में कम है, इसलिए निफ्टी पर कोई ट्रेड ना लें। 15,200 की तरफ आए प्रॉफिट बुक कर ले, 15,100 की तरफ आए नीचे तो थोड़ा खरीदारी करने का सोचे, बस उतना काफी है। ठीक है सर। क्लियर। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,500 इमीडिएटली सपोर्ट है, इसके नीचे एक्सपायरी होने की संभावना कम है। 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है और 37,000 के ऊपर भी नहीं होगी, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर भी है, तो आपकी रेंज बहुत क्लियर कट है 36,500 37,000। इसके बीचों बीच 37,500 के आसपास होने की संभावना ज्यादा है, यहां से 50-75 पॉइंट ऊपर। उसकी रीजन ये है दीप की 37,750 के आसपास, क्योंकि 37,600-700 के आसपास 35 लाख शेयर करीबन आपके ऐसे हैं जो पुट राइटर्स थोड़े रिस्क में, तो मेरे ख्याल से 36,700-750 के आसपास ये ज़्यादा संभावना। तो ऐसा लग नहीं रहा अभी तक तो देख के कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कहीं किसी तरह का एक्शन होगा, एक्सपायरी के दिन शांति रहना चाहिए। सो विद इन दिस रेंज। यस। ओके सर, क्लियर है। अच्छा, एक बार जरा BHEL को देख लीजिए सर, ऑलमोस्ट 10% के सर्किट पर BHEL हुआ, तो दमदार एक्शन आज आप सर्किट पर उसको आते हुए देख रहे हैं। एक और स्टॉक है जिस पर मैं जैन साहब से राय लेना चाहता हूँ, सर्किट वाले स्टॉक्स की बात ही करें तो एक स्टॉक और मेरे ख्याल में है जो पिछले कुछ समय पहले हमने यहाँ पर रिकमेंड भी किया था, और तमिलनाडु पेट्रो। यार छोटे छोटे स्टॉक्स में जो बड़े एक्शन का वक्त चल रहा है, तमिलनाडु पेट्रो ये स्टॉक भी देखिए, ओह अच्छा बढ़ चुका है 10% नीचे। TNPL लेके आई है, एक तो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है वो नहीं, ये तमिलनाडु पेट्रो वाला स्टॉक है, यहाँ ये भी फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। हाँ, ये TN पेट्रो। जैन साहब 45-46 रुपए पे, आपकी राय इस पर? और उसके बाद सुमी जी को तो चार्ट्स देखनी है, सुमी जी को बताइए। बिल्कुल अनिल जी, ये दिया हुआ है, TNPL भी मैंने दिया हुआ है, ये SPL मिड कैप सेगमेंट में भी और जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, और इनफैक्ट आई थिंक निचले लेवल्स पे ही दिया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे लेवल्स अभी याद नहीं है, 36-37 रुपए के लगभग दिया हुआ है, और मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है, और सबसे बढ़िया बात है इनके जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो बहुत बढ़िया थे दिसंबर के भी, और उसके सामने बुक वैल्यू के आज भी ये नीचे चलता है, तो मेरे हिसाब से ये सब हिस्टोरिकल स्टॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेके रखे और आराम से ऊपर के जो लेवल्स है मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से मतलब अभी हाइस के आसपास चल रहा है, तो 52-53 के लेवल्स तक के लिए बिल्कुल लेना चाहिए। वैल्यूएशंस अभी भी सिर्फ 5-5.5 के P मल्टीपल पे है, जस्ट बिकॉज इस सेगमेंट को और इन स्टॉक्स को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर भाव नहीं देते हैं, बट ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, और दैट इज आल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज। तो बिल्कुल TN पेट्रो फंडामेंटली जैन साहब को भी पसंद है। सुमित जी चार्ट देखिए 46 रुपए के ऊपर निकलता हुआ। जैन साहब आपने 36 के आसपास रेकमेंड किया था, क्योंकि वही टाइम पे मैंने भी ये स्टॉक दिया था, और स्टॉक के अंदर आज एक क्लास मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 50 रुपए के आसपास शायद थोड़ा सा पॉज देखने को मिलेगा, और 50 का हर्डल क्रॉस होने के बाद ये स्टॉक में एक बड़े साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 50 का इसका पहला टारगेट होगा, और 50 का लेवल निकलने के बाद, क्लोजिंग मिलने के बाद 58 से 60 रुपए तक का मूव TN पेट्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय TN पेट्रो पे, यहां पर और मजबूती बनने के पूरे आसार। आइए बिगुल का वक्त है, श्रीकांत चौहान साहब के लिए BTST का बिगुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए अनिल जी, वैसे आज मेटल स्टॉक्स में हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी है सुबह से, लेकिन अभी ऐसा मुझे लगता है कि जो लास्ट आधे घंटे में अगर कुछ तेजी बन सकती है तो पूरे मेटल स्पेस में अच्छी तेजी बन सकती है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकता है। 747 के करीब टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है, और अगर करंट लेवल से अगर इसे हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 737 रुपये का, यानी 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये टारगेट शायद 765 या 770 के भी दिखा सकता है आज या
कल तक मिलके। तो करंट लेवल से टाटा स्टील लेने की राय रहेगी और 737 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय करंट लेवल से भी टाटा स्टील में खरीदारी करने की 765-770 के टारगेट के लिए। सुमित जी का सुपर हिट और उसके बाद नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। सुमित जी के लिए भी गुड। बताएं सुमित जी। जो थीम चल रही है फर्टिलाइजर, इंफ्रा और पावर, ये सेक्टर के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट मूव दिखा रहे हैं। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो इंफ्रा का है। जीएमआर इंफ्रा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 2680-27 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। बहुत दिनों के बाद जीएमआर इंफ्रा में मूव देखने को मिल रहा है, तो जीएमआर इंफ्रा यहां से एक तेजी पकड़ना चाहिए। 28.5 से 30 रुपए तक के टारगेट जीएमआर इंफ्रा में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 25.80-26 रुपए के आसपास का है, तो ये 25.80-26 का स्टॉप लॉस लगा के जेएमआर इंफ्रा में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 28.5 से 30 रुपए तक के टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कोई ऑप्शंस के जरिए अगर ट्रेड लेना चाहता है तो जेएमआर इंफ्रा का 27 वाला कॉल ₹1.80 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹1 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 3 से 4 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जेएमआर इंफ्रा में अब यहाँ से मूव देखने को मिलना चाहिए 28.5 से 30 के टारगेट्स के लिए। जेएमआर इंफ्रा 28, इसके लिए तो जिस दिन ये 30 रुपए के पार निकल गया ना, मतलब हो सकता है आपको कहां से दुआएं मिले। आप सोच भी नहीं सकते सुमित जी। पूरा हिंदुस्तान फंसा हुआ है इस स्टॉक में, जनरेशन कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। बीच में पहले कई बार कुणाल जी राकेश ने कोशिश की, फिर उन्हें हथियार डाल दिए। अब आपके हाथ में बैटन है, घुमाते रहिए। आइए घुमाइए अगला एक बिगुल नितिन जी के लिए, और उसके तुरंत बाद एक स्पेशल पिक आ रही है या पिक ऑफ द डे आ रही है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। लेकिन पहले नितिन जी तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारकर। बताएं नितिन जी। जी मेरे 2 ट्रेड हैं, एक तो आज के लिए 0-0 हैं और एक मैं कैरी करने के लिए लूंगा। 0-0 एक रिस्क ले रहा हूँ, 15,150 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो मुझे 7 से 8 रुपए में मिल रही है, यानी ये 8 रुपए का ही रिस्क है जितना आप प्रीमियम दे रहे हैं। और आज मंथली एक्सपायरी है, डेटा पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग या तेजी लास्ट के आधे घंटे में आ सकती है। तो ये कॉल ऑप्शन 30 रुपए की हो सकती है, यानी 8 रुपए का रिस्क है, 30 रुपए टारगेट है, 3 टाइम्स हो सकती है। ओके, ये तो मैं 0-0 में ले रहा हूँ। और अगले वीक की, यानी जो एक्सपायरी अगली है इस वीक के बाद वाली, उसकी 15,150 की कॉल ऑप्शन हम कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लेंगे जो 160-161 में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 130 का और टारगेट होगा 220 का। ओके, तो या तो अगर सिर्फ आपको आज ही के लिए ट्रेड करना है तो 15,150 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 7 रुपए 8 रुपए में, हीरो या जीरो। मैक्सिमम नुकसान आपका 8 रुपए का है, उसी हिसाब से खरीदिए कि जैसे पूरा जीरो हो जाए। उसके बाद 30 रुपए का रखिएगा टारगेट, और बाकी अगले हफ्ते का 4 मार्च होगा ना अगले हफ्ते, हाँ जी सर, 4 मार्च का आपको 160 रुपए में खरीदना है। 15,150 का कॉल ऑप्शन, 130 का स्टॉप लॉस, 220 के टारगेट। डेटा मजबूत है नितिन जी, और रोल ओवर्स कैसे हो रहे हैं? ये रोल ओवर पैनल जी मुझे पॉजिटिव डेटा दिख रहा है और एक्सपायरी में ऐसा लग रहा है कि एक आध वीक के अंदर ही अंदर हम लोग 15,500 की तरफ चले जाएंगे। और 14,800 के आसपास काफी स्ट्रांग बेस बिल्डिंग है। कल भी काफी बाइंग हुई है, परसों भी हुई है, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि हम 15,500 की तरफ काफी जल्दी मूव कर दें। ये है आपके लिए राय, 15,500 की तरफ जाने की तैयारी। 15,524 का तो 15,524 ही देखा था कल फ्यूचर हमने स्क्रीन पे, 75 नहीं 524, अच्छा 15,524 था शायद फ्यूचर्स का ही। कल एक बार तो एक बार दिखा, बार बार दिखेगा। तो वो दिख गया, वो दिख ही गया। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक का पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। कल की पिक आज ही। बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने BHEL पर खरीदारी की राय दी, उसके बाद BEML पर दी और फिर गेल पर दी अनिल जी। और अब एक और सरकारी कंपनी है, भाव 32 रुपए के आसपास है। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड अनिल जी, जिसमें कि बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब अनिल जी यहाँ पर हमने एक विशेष टेक्निकल टूल का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक एवरेज के आसपास अगर स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है तो फिर उसमें एक बड़ा मूव आता है। तो RVNL को इन स्तरों पर खरीदना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और PSUs फ्लेवर पर है और
इन स्तरों पे भी देखें तो बुक वैल्यू 26 रुपए की, डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 3.78% की, तो ये स्टॉक एक अच्छा उछाल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 29.50, 29 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, 35 रुपए 35 रुपीज पहला टारगेट, 40 रुपीज दूसरा टारगेट, और रेल विकास निगम RVNL हमारा है पिक ऑफ द डे। ओके, RVNL है पिक ऑफ द डे। अनिल जी, जी सर। मैं वो सोच रहा हूँ सुमित जी मिस तो नहीं कर गए। मुझे ये 25-30 रुपए वाला आते सुमित जी बहुत याद आ जाते हैं। सुमित जी का एक्सपर्टाइज वाला एरिया। सुमित जी चार्ट क्या कैसे हो गया मिस, ये बताइए। नहीं अनिल जी, मिस नहीं हुआ। मैंने कहा थोड़ा राकेश जी, कुणाल जी भी दे दे, सारे मैं दे दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ना, अरे कैसे अच्छा नहीं लगेगा? अरे बिल्कुल अच्छा लगेगा। टारगेट जब तक आते रहे तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बढ़िया है, सब जगह डाइवर्सिफाइड है हर जगह। लेकिन वाकई में ये रेलवे स्टॉक्स में चलेगा तो ये एक तरह से आप ये क्या कह सकते हैं, इसको मेन स्टॉक है प्राइस के हिसाब से नहीं। रेल विकास निगम लिमिटेड, तो रेलवे में खर्चों के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्टॉक ये हो जाता है। तो RVNL ये एक और स्टॉक है जो बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। कितना टारगेट बताया? 35 और 40 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए। बाकी तो सरकारी कंपनियों में एक्शन है। वही मैं बोला था, ये भी एक PSU है सर। हमने एक क्विक टर्न अराउंड करा है सर। कुछ ऐसे PSU स्टॉक्स जहां पर आपसे भी रेगुलरली चर्चा होती रहती है, गेस्ट से भी होती रहती है, तो ये एब्सोल्यूट गेन्स में शायद ये नहीं हो, बट जब 2 फरवरी को आपने बोला था कि अब PSUs का साल होने वाला है, तब से अब तक रिटर्न्स देखिए। फ्रंटलाइन PSU बैंक इंडेक्स 28%, बैंक इंडेक्स 28% सर। अभी तो फरवरी खत्म, अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ। 28 दिन फरवरी के 28% से ज्यादा रिटर्न। वाह, लंबा महीना होना चाहिए। थोड़ा क्या बात है। SBI 32%। इसलिए हम कह रहे हैं जो आपको पसंद हो वो लो भाई, अपनी अपनी पसंद है, आपको जो पसंद आए वो लीजिए। कॉनकोर ले लीजिए 27%। कॉनकोर सेल, आप देखो ना, मेन चीज क्या दीप, जो सबसे इंटरेस्टिंग है भेल कॉनकोर सेल, सॉरी SCI, ये तो सबको पता है कि डाइवेस्टमेंट हो रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं जो किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा है क्योंकि लॉजिक रीजनिंग जो हम जिसके साथ हम आ रहे हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंस है, बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस रहने वाली ही है, इसमें आप निश्चिंत रहे। और एक बार देख भी लेते हैं सर कि एग्जैक्टली क्या राय दी थी अनिल जी ने आपको इस पर, वो आपको बताएंगे। बट 2 फरवरी से अनिल जी आपको रेगुलरली कह रहे हैं कि अब PSUs का टाइम आ गया है, और हमारी स्क्रीन पर दिख भी रहा है PSUs का टाइम आ गया है। पर कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। SBI कार्ड्स, यहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, और SBI कार्ड्स पर तो नहीं, बट इस सेक्टर के लिए या इस स्पेस के लिए नीश एरिया है, कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से SBI कार्ड्स पर एक्शन आ सकता है। क्या ये डेवलपमेंट जानते हैं वरुण के साथ? वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें तो आप देख रहे हैं कि लगातार कोविड के टाइम से किस तरह की तेजी देखने मिले, लगातार ट्रांजैक्शंस जो है वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज है जो एक समय पे स्टार्टअप्स थी, वो अब उभर के आ गई है, और वहाँ पे वैल्यूएशन जो दिए जा रहे हैं इन कंपनीज को, वो काफ़ी आकर्षक नजर आ रहा है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ रेजर पे की, जो कि एक इंटरफेस देता है पूरे ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। इस कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर में एक फंड रेजिंग की थी, तब इस कंपनी के जो वैल्यूएशन निकल के आए थे वो थे $1 बिलियन के आसपास के। अब ये कंपनी फिर से जो फंड रेजिंग है उसके प्लान कर रही है, और GIC जो कि सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है, वहाँ से ये कहीं ना कहीं पैसे जो है वो जुटाना चाहती है। करीब 1100 से 1500 करोड़ के आसपास ये कंपनी जुटाना चाहती है। इसमें सिक्योर कैपिटल और काफ़ी सारे और भी बड़े टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि हिस्सा ले सकते हैं। और अब इस कंपनी के जो वैल्यूएशन आके जा रहे हैं वो है $2 बिलियन, यानी कि सिर्फ 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि 5 महीने के अंदर इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो दोगुने हो चुके हैं। और क्यों हुए हैं? क्योंकि लगातार जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट इस कंपनी ने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट में दिया था कि इस महीने ही, अर्लियर इस दिस मंथ, जनवरी के आसपास, इस कंपनी के जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट जो है आपको जितनी भी डिजिटल पेमेंट वाली कंपनीज है या फिर डिजिटल कंपनीज है उन पर देखने मिलेगा। और इस स्पेस में एकमात्र जो लिस्टेड कंपनी है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं वो SBI कार्ड्स है। डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट वाली कंपनियों को वैल्यूएशन जो है वो अब दुगने मिलना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो SBI कार्ड्स कितना वैल्यूएशन है SBI कार्ड्स का? मार्केट कैप कुछ आइडिया है? एक बार जरा बताइए। और ये रेजर पे कितना वैल्यूएशन क्या है रेजर पे का? $2 बिलियन। $2 बिलियन। हाँ। और कंपैरिजन क्या है SBI कार्ड्स के साथ? अनिल जी, ये जो रेजर पे है ये बेसिकली आपका जो जितना भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसका इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जितने भी आप कार्ड के ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका। और SBI कार्ड जो है
वो तो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज ही करते हैं, तो वो कंपैरिजन है दोनों के बीच में। तो इसका अभी तक जो वैल्यूएशन नापा जा रहा था अक्टूबर तक, तो वो $1 बिलियन था जब इसने पिछली फंड रेजिंग की थी। 1 बिलियन से अक्टूबर में अब 2 बिलियन 5 महीने के अंदर। हाँ, 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ SBI का। था। और अभी कल ही हम कुछ एक स्टोरी और देख रहे थे भारत पे। हाँ, भारत पे की भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत पे के मैनेजमेंट को बुला के बात करना चाहिए। उसमें उन्होंने भी फंड रेजिंग की। जरा वो डेटा निकालना जो कल अरमान हमें भेजे थे। उससे पहले एक डेटा मेरे और हाथ में आया जो आप देखिए SBI कार्ड्स के लिए। SBI कार्ड्स इतना सस्ता है, इस भाव में इतना सस्ता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। क्रेड, जिसका आजकल वो बड़े ऐड देखते हैं, CRED क्रेड है, यानी वो बप्पी लहरी वाली। हाँ, बप्पी लहरी, गोविंदा और माधुरी दीक्षित, सब पुराने लोगों को थैंक यू वेरी मच, हमारे जमाने के स्टार्स को वापस दिया। लेकिन ये क्रेड का जो आया है, क्रेड ने $81 मिलियन रेज किए थे, ठीक है, यानी कि नहीं 806 मिलियन डॉलर का उन्होंने वैल्यूएशन किया, 10% उन्होंने स्टेक दी थी, 6000 करोड़ का वैल्यूएशन। क्रेड के 3 मिलियन यूजर्स हैं, यानी 30 लाख। SBI कार्ड्स के 11 मिलियन यूजर्स हैं। तो आप वैल्यूएशन फर्क देखो, आप गजब का वैल्यूएशन डिफरेंस। तो SBI कार्ड्स तो बहुत 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 ही स्ट्रांग है। और जो भारत पे की हम बात करते हैं वो डेटा मिले आपको, तो भारत मतलब ये जो सारे जो अनलिस्टेड हैं उनको अलग ही वैल्यूएशन मिल रहे हैं। $900 मिलियन 900 मिलियन एग्जैक्टली। तो आप सोचो कितना गजब का वैल्यूएशन है। 2 साल में भारत पे ने 80 टाइम्स रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। 80 टाइम्स, 80 गुना 2 साल में, 80 गुना रिटर्न। ये रिटर्न है, आप सोचो। मैं आपको बता रहा हूँ SBI कार्ड ऐसे शेयर ही नहीं मिलेगा। ये लेके शांति से बैठ के चुपचाप सो जाने वाले शेयर है। 755 रुपए में IPO आया था, मुझे अच्छे से याद, क्योंकि इस IPO को मैंने बहुत बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। ये बहुत बढ़िया कंपनी, लगाओ आप पैसा। ओ जब लिस्ट हुआ 23 मार्च के आसपास, टाइम खराब था, सबका अच्छा खराब रहा। लिस्ट हुआ उस दिन 2 बार, लिस्टिंग के दिन भी 755 का हाई बनाया, लिस्टिंग के बाद भी नेक्स्ट डे 755 का हाई एग्जैक्ट। मैंने कहा जिसको निकलना निकल जाओ, ये भाव है। अगर आपको लगता है कि भाई, उसके बाद तो नीचे में 400 450 पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद जो टर्न अराउंड होके जब ये सब लॉकडाउन में लोगों को लगा डिजिटली चल रहा है सब कुछ, SBI कार्ड्स 1100 रुपए में डर्ट चीप है। अब आप अगर इस साल के 1 साल के वैल्यूएशन देखोगे तो अलग चीज है। अगर आपका 3 साल 5 साल का व्यू है, आप देखो क्या भारत पे क्रेड, इन लोगों को जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं, रेजर पे जो आप बात करें, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ सैदानी साहब ने भी रिकमेंड किया था 800 रुपए में वापस, अगर आपको याद है। SBI कार्ड्स चार्ज बताइए कुणाल जी, और ये छोटे मोटे वाले मत बताना, वो जो BML के बताए ना 1700 रुपए, 1000 रुपए का 1700 रुपए, इस तरह का कोई बढ़िया चार्ट देख के बताओ। अनिल जी देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट है अनिल जी, मुझे भी स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है और स्टॉक में लगातार हम अप ट्रेंड देख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई पर अनिल जी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ऐसे स्टॉक्स में होती है अनिल जी, टारगेट कुछ भी मुमकिन है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है अनिल जी, मुझे लगता है कि अगर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालें, अभी अब जब चर्चा कर रहे थे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन डालकर टारगेट निकाल रहा था, तो अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में 1450 1450 पर पहला फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, तो वो एक संभावित लक्ष्य हो सकता है। 1450 अनिल जी इसमें डेफिनेटली आता हुआ आपको दिखेगा। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, होल्ड करके चलें 1450 और बाद में 1700, 2 टारगेट्स आ रहे हैं। 1450 को लक्ष्य मान करके चलें, मुझे लगता है इस तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। 1450 तक के टारगेट्स आराम से आते हुए दिखेंगे। जैन साहब, आपके ट्रैक पर है SBI कार्ड्स? नहीं, ट्रैक पे तो है ही अनिल जी, और आपने जो कहा 755 पे लिस्टिंग और एग्रेसिवली लिस्टिंग गेन्स के लिए किया था, और उसके पहले तो एक बार एक सेमिनार में भी डिस्कशन हुआ था आप ही के साथ, एक सेमिनार में बॉम्बे में था। आई थिंक दैट वाज द लास्ट सेमिनार ऑफ प्री कोविड का, और SBI कार्ड्स में बहुत अच्छे से एनालिसिस भी की थी। बट ओवरऑल आई एम नॉट वेरी फ्रैंकली अनिल जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। सब कुछ बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि अभी कोई पीयर कंपैरिजन लिस्टेड स्पेस में नहीं है, तो अब देखते हैं दूसरे कोई कंपनीज आती है तो कैसा रहता है। बाकी अभी भी वैल्यू काफी है, बट बहुत एग्रेसिवली मैंने रेकमेंड नहीं किया था ये स्टॉक। वेरी फ्रैंकली आई वेंट रॉन्ग ऑन द स्टॉक, बट जो लॉजिक बता रहे हो और जो मैं कल रेजर पे के हम लोग भी एक डिस्क्लेमर दूंगा कि हम लोग भी कस्टमर हैं, वी एज अ ब्रोकिंग फर्म, हम लोग के जो पेमेंट गेटवे है और हम लोग के जो पेमेंट्स आते हैं वो रेजर पे के थ्रू आते हैं। आई नो द सर्विसेज, फैंटास्टिक सर्विसेज है, और $2 बिलियन की उनकी जब वैल्यूएशन आई है तो ये बहुत सस्ते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर जिस तरीके से थ्रस्ट है, जिस तरीके से हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो सर्टेनली SBI कार्ड्स को उसका बहुत बड़ा एज मिलना है। तो जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें,
और करेक्शन आए तो मौका देखे एंट्री लेने का। एंड ओवरऑल मुझे लगता है स्पेस में और भी आगे आने वाले दिनों में कई ऑप्शंस आएंगे। लेट्स सी किस तरीके से बाकी आते हैं, पेटीएम वगैरह और सब, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भी बहुत है अनलिस्टेड स्पेस में, तो कंपटीशन वहां से आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बट यस, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। रेजर पे की वजह से काफी बड़ा रीवैल्यूएशन गेम हो रहा है। ओके, तो बड़ा बाजार की तरफ से रीवैल्यूएशन हो सकता है और आप यहाँ से और बड़ी एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। 1100 के पार एसबीआई कार्ड जाते हुए दिख रहा है। तो और ये जो बोलते हुए लड़खड़ा रहे हैं दीप जो ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह नहीं कि दीप अच्छे एंकर नहीं है, इसकी वजह है कि अभी भी रोहित शर्मा आउट हो गए। तो उधर देखते देखते बोल रहे हैं, दीप की तकलीफ में समझ पा रहा हूँ। वो आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, तो मैं भी यही करता था। 5 हो गए सर। अभी जो स्कोर लेवल्स किए थे, अच्छे मूव कर रहे थे, सडनली 2 विकेट्स गिर गए। 2 विकेट, तो इसलिए समझ तो गए होंगे आप। तो वही दिल जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे, हो ही जाता है और होना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत। आइए वागले साहब तैयार है, वागले का वंडर बताएं सर। अनिल जी, मेरा BTST होगा टाटा मोटर, जिसको बाय करके चले। 334 का करंट भाव है। किरण जी ने इसको ऑलरेडी कवर किया है। BTST इसके लिए है क्योंकि 3 रुपए का रिस्क बनता है। 331 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 342 टू 345 एक 10 से 12 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा कल के दिन में। तो बहुत ही बढ़िया 1:3 1:3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। और मुझे लगता है कल ओपन पहले 1 घंटे में ही ये मूव आनी चाहिए। ओके, तो टाटा मोटर्स ये एक्टिवली फोकस में आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, थोड़ी देर पहले किरण जी को पसंद आया था, अब वागले साहब भी आपको एक BTST के तौर पर इस स्टॉक पर रेकमेंडेशन दे रहे हैं। टाटा मोटर्स यहाँ से मूव दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये एक और मजबूत स्टॉक है जहां पर आपको करना है फोकस। जबरदस्त एक्शन में ये स्टॉक आता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे, और एक स्टॉक है जी, मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। किस लिहाज? नाम बदलते बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसा ही एक स्टॉक और है, अच्छा, जिसमें बहुत कुछ बदल रहा है। कौन सा? मानसी बताएंगी, मानसी लेकर आई है रिसर्च। मानसी बताइए इंडिया बुल्स। हाँ बताइए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की सर बात कर रहे हैं और इनफैक्ट काफी खबरों में पिछले दिनों ये शेयर रहा भी है और देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी फिलहाल ये कर रहा है। आपको बता दें, हाल ही में खबर क्या आई है जिसके चलते एक्शन में है। CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने NAM एस्टेट्स और एम्बेसी 1 का कंपनी के साथ मर्जर जो है उसे अब मंजूरी दे दी है। कंपनी को NSE, BSE और सेबी से भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो कि जरूरी हैं वो मिलते हुए दिख चुके हैं और अगला कदम जो है NCLT के पास एप्लीकेशन दाखिल करना होगा और जो बचे हुए फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरे करके इस मर्जर को कंप्लीट करना होगा। मर्जर से फायदा क्या होता हुआ दिखेगा, ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। 3 बड़ी कंपनियां जिसमें से 2 अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, वो जब लिस्टेड प्लेयर के साथ मिल जाएगी तो उसके बाद एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, बड़ा रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखेगा। 30 प्रोजेक्ट के साथ करीब 80 मिलियन वर्ग फुट के डेवलपमेंट की तैयारी ये लोग कर रहे हैं और भारत के सभी बड़े शहरों में डेवलपमेंट्स भी होते हुए दिखेंगे। पूरे स्ट्रक्चर की रेंटल क्षमता की अगर बात करें, ये करीब 4,241 करोड़ की है। रेजिडेंशियल लॉन्च और प्लान प्रोजेक्ट्स के जरिए नेट सरप्लस का अनुमान जो है 18,592 करोड़ का लगाया गया है। तो फोरकास्ट भी काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मर्जर के बाद की स्थिति अगर समझने की कोशिश करें, हिस्सेदारी कैसी होगी अगर जानने की कोशिश करें, एम्बेसी ग्रुप की हिस्सेदारी 44.9% होगी। पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 26% की होगी। IB रियल एस्टेट की हिस्सेदारी 9.8%, वहीं ब्लैकस्टोन ग्रुप की हिस्सेदारी 19.1% होगी। ये खबर है जिसके चलते आज स्टॉक प्राइस में एक एक्शन देखने को मिला है। ये इंटरेस्टिंग है। और अब आईबुल रियल एस्टेट, इसके भी प्रमोटर्स बदल चुके हैं, ब्लैकस्टोन हो चुका है, नाम बदलेगा और उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। कभी क्या होता है, कंपनी का नाम तो प्रमोटर बदल जाते हैं, नाम नहीं बदलते, तो फिर वो जो है ना चीज जो मार्केट के देखने का तरीका नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल कौन से सीमेंट का, शीश दिग्विजय सीमेंट जी, उनका इटली वाला प्रमोटर कौन सी, इसी कंपनी का है ना, जो पूरा इटालियन प्रमोटर है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्पिरिट्स भी कभी तो दियाजियो होगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे, मेरे को अचानक से याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे जिनके पूरे कंप्लीट विदेशी प्रमोटर, जिन्होंने हिंदुस्तानी कंपनी, हाँ आपकी टेक्सटाइल कंपनी बेंगलोर वाली
अरे बेंगलोर में टेक्सटाइल कंपनी है ना 60, 70, 80 रुपए वाली, किसी को याद नहीं आ रहा। ओके, मुझे याद आएगा तो बताऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। हाँ जी, हिम्मत सिंह का सीडी है क्या अनिल जी? ना 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 ना, हिम्मत सिंह का नहीं। ये बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन वो हमने मालामाल वीकली में भी रिकमेंड किया था 60 रुपए पर। गोकुलदास एक्सपोर्ट में वही। अब कौन बोलेगा गोकुलदास भी कोई विदेशी हो सकता है? गोकुलदास तो प्योर देशी नाम बिल्कुल। लेकिन वो पूरी ब्लैकस्टोन ने ले ली, शायद मेरे ख्याल से ब्लैकस्टोन ने ली थी, और फिर उसके बाद ब्लैकस्टोन से निकल कर कुछ जो प्रमोटर आए थे उन्होंने खरीद के कंपनी चला रहे। तो अब वो ब्लैकस्टोन हुआ, ब्लैकस्टोन से फिर कोई वापस इंडियन नहीं ले लिया। पॉइंट ये कि जब प्रमोटर ऐसे बदलते हैं तो कई बार नाम नहीं बदलते, तो आपको वो अंदर क्या है वो पता नहीं चलता। तो आईबुल रियल एस्टेट में भी ब्लैकस्टोन प्रमोटर हो चुका है जी, करेक्ट। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। और सर इस मर्जर के बाद भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ब्लैकस्टोन की ही, ब्लैकस्टोन की रहेगी, मतलब ब्लैकस्टोन की कंपनी है आईबुल रियल। वैल्यूएशन मेरे ख्याल से नहीं तो भी 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का एनुअल रेंटल इनकम है। इंडियाबुल्स वैल्यू बहुत है, वैल्यू बहुत है। प्रोमोटर्स की वजह से जो भाव होने चाहिए, या जो बीच में आईएलएफएस का जो क्राइसिस हुआ उसके बाद जो लिक्विडिटी क्रंच हुआ उसमें सबको दिक्कतें आई, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी आई, वहाँ भी आई, तो उसके बाद लेकिन बाद में वापस अब धीमे धीमे जो चीज़ें हैं वापस ट्रैक पर आ रही। तो ये एक और स्टॉक है, और रियल एस्टेट स्टॉक में जो तेजी बनी है वो तो कमाल ही है ना। और आई थिंक फ्रंट लाइन के बाद अब इन्हीं नेम्स पर थोड़ा फोकस भी और बढ़ेगा सर शायद। करेक्ट। तो आईबुल रियल ये है वो बेहतरीन वैल्यू स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है। आईबुल रियल एस्टेट के चार्ट्स पर एक बार जरा राय ले ली जाए। बंसल जी जरा देखिए इसके चार्ट्स और बताइए। अनिल जी, इस स्टॉक को हमने नीचे में भी जब पहली बार यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पर स्टेक लिया था 54-55 के अराउंड भी बोला था कि बाय एंड होल्ड करें। इन स्तरों पे भी बाय एंड होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर पहला टारगेट बैठता है 108 से लेकर 110 का, तो बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक है। जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो खरीदना चाहता है वो बाय करके 110 के टारगेट के लिए होल्ड करें। ओके, 110 के टारगेट सर सही कह रहे हैं राकेश जी, गलत नहीं कह रहे हैं। आ जाएगा सही है, बढ़िया मजबूत है। आप देखो ना क्या डीएलएफ का भाव हो गया, क्या गोदरेज प्रॉपर्टी का भाव हो गया, है ना। नो डाउट आप वैसे वैल्यूएशन और वो आप उनको अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि वो गोदरेज प्रॉपर्टी है। तो अरे भाई ये तो ब्लैकस्टोन है, ये कौन सा आईबुल है? वो भी बात सही है। हाँ, आप इसको ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट कैसा लग रहा है? ठीक है, बस तो नाम से प्रीमियम तरीका है ना भाई, ऐसे ये ऐसे देखने का तरीका आपका बदलना चाहिए वक्त के साथ में। तो ये स्टॉक है जो जबरदस्त मजबूती। सर एक बार एसबीआई कार्ड्स देख लीजिए। एसबीआई कार्ड्स लाइए, दिखाइए। ऑलमोस्ट 10% ऊपर 1137 रुपए का हाई बनाकर 1111 के आसपास, ये कमाल है। ये समझना देखना जरूरी है कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट किस तरह से वैल्यूएशंस पर पड़ेगा। अगर कल को ये क्यूआईपी करने जाएंगे तो फिर भाव अलग मिलेंगे इनको। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नजर रखिए। एसबीआई कार्ड्स बढ़िया मूव, कई सारे और स्टॉक्स। इस बीच श्रीकांत जी एक कॉल देना चाहते हैं, बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु देखिए, वैसे जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छी तेजी बन रही है, और मुझे लगता है कि उनके अंदर का जो एक फॉर्मेशन है वो ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी देखने मिलेगी। अगर उसमें से अगर कोई एक स्टॉक अगर मुझे चूज करना है अभी करंट लेवल पे, बिकॉज वहाँ पे मोमेंटम अभी बन रहा है, तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1095 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो 1100 आप पकड़ लीजिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और एक राइजिंग करेक्शन में आ चुका है। तो नेक्स्ट लेवल अगर इसके देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो तकरीबन होने चाहिए 1150 के, जहाँ पे इसने एक प्राइस गैप छोड़ दिया था जब इसमें ऑफर फॉर सेल आया था तब। तो 1150 के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए इसे बाय करके चले। 1100 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 1080 का। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये एक स्टॉक है जो आपको बढ़िया तेजी दिखा सकता है। श्रीकांत जी की तरफ से 1080 का आप लगाएं स्टॉप लॉस, 1150 के टारगेट्स के लिए इस काउंटर को लेकर चलें, ये राय आ रही है। NBFC स्टॉक्स में हम मूवमेंट देख रहे हैं, और आज पीरामल पर सुबह से एक पॉजिटिव मूव आई है। सुबह हम स्टॉक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा फिसला भी, अब वापस आपको एक्शन में दिख रहा है पीरामल।
किरण जी, पीरामल आज सुबह ही आपने रेकमेंड किया था सर, गेंस होल्ड कर रहा है 1950 पर। माफ कीजिए, किरण जी नहीं है, वागले साहब हैं। वागले साहब क्या करें अब, पीरामल के साथ सुबह एक्शन में था, होल्ड कर रहा है गेंस को। दीपांशु, मुझे तो इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इलिक्विड है, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करेंगे तो 2050-2100 तक के लेवल्स मिल जाएंगे, शायद कल के कल नहीं, 1 से 2 दिनों में। अभी करंटली 1957 है, इसमें आपका स्टॉप लॉस 1925 होना चाहिए और 2080 2100 का 2 से 3 दिनों का टारगेट, ये मेरा मानना है। ओके, तो 2100 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए इस काउंटर पर, ये आपको आगे जाकर और मूव दिखा सकता है। ये है आपके लिए राय पीरामल पर, सुबह भी आज बढ़िया एक्शन में दिख रहा था। बीईएल पर आई है फ्रेश मूव, अनिल जी ने आज आपको कहा भी है खरीद के जाइए आज के 2000 के लिए, काउंटर अच्छा लग रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, सर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी एक बार नजर डाल लीजिए, इस स्टॉक पर भी वापस मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। वागले साहब, थोड़ा रेंज में वॉलेटाइल रहा है, 225 पर आपको कैसा लग रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग इस समय सर? दीपांशु, मोमेंटम मिसिंग है, हालांकि स्टॉक पॉजिटिव है। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था 230 के पार निकलेगा तो फिर इसमें एक 10, 12, 15 रुपए के मुंह आनी चाहिए, तो मैं 230 का ब्रेक होने का राह देखूंगा। ओके, तो नजर रखते हैं कि ये यहाँ से मूव दिखाता है कि नहीं। पर अभी बीईएल की हमने बात करी, अनिल जी का आज की 2000 का पिक अच्छी तरह मूव कर रहा है। 16 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक है, एक और डिविडेंड पर विचार करने वाले हैं। पर 2 और स्टॉक्स सर जो आज रेकमेंड किए थे और वहां पर हमने टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। मैंगलोर केमिकल्स जो आज सुबह बात कर रहे थे और फर्टिलाइजर थीम आपने हाईलाइट करी थी, वहां देखिए अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। 82, 85 दो टारगेट, 85 के आसपास के टारगेट मेरे ख्याल से आ गए हैं। ओके, 87 का हाई बना है सर, 87 का, तो ओके 85, 90 और 100 लंबे टारगेट हो, पर शॉर्ट टर्म वाले टारगेट आपके आगे, ठीक है। और स्पिक, SPIC स्पिक बढ़िया मूव सर। सदर्न पेट्रो स्पिक 29 का टारगेट भी हिट कर लिया, ये भी हो गया। ओके, 29, 15। आज तो खैर दिन ही ऐसा है, सब आप जो बोलो वो सब हो रहा है इसमें कमाल नहीं, मार्केट का ही कमाल, सबके हो रहे हैं एक्चुअली, हो रहे हैं। मतलब आज के दिन तो बड़ी बात होगी, अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट हो तो बड़ी बात है भाई, ऐसा कौन है कमाल करने वाला। बाकी टारगेट हिट होना बड़ा आसान काम है, आज कोई दिन उल्टा होता है। पर ये स्पेस है दमदार एक्शन वाली, तो टारगेट्स भी आपको यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैश स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन आ रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लगातार हमने इस स्टॉक के भी, एक्चुअली जो मिड कैप आईटी की थीम है, स्पेशली जो मिड कैप आईटी के कैश स्टॉक्स हैं, वहां पर हम पिछले कुछ दिनों से एक दमदार तेजी का माहौल बनते हुए देख रहे हैं और आज भी वो थीम बरकरार दिख रही है। नजर रखिए केपीआईटी टेक, यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर जो पिछले कुछ दिनों से दमदार तेजी में रहा है, आज आपको फिर से एक अच्छी मूव दिखा रहा है। सुमित जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर की चार्ट देखिए, आज भी एक्शन में, क्या आप 500 के ऊपर जाते हुए दिखता है काउंटर? मन में तेजी देखने को मिल रही है दीपांशु। सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर 490 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 4 दिनों में स्टॉक में ऑलमोस्ट 100 रुपए का तेजी तो हमने ऑलरेडी देख लिया है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये 500 का लेवल क्रॉस करेगा और 550 से 540 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 475 के आसपास बनेगा और ऊपर में 500 का लेवल क्रॉस होते ही 525 से 540 तक के लेवल सोनाटा के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 525 540 के लेवल सोनाटा में आ सकते हैं। तैयार रहिए इस काउंटर के लिए, तैयार रहिए। एक कॉल और जो सुमित जी की तरफ से आ रही है बिगुल कैश के ऑप्शन का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने के लिए सीमेंट सेक्टर में देखिए मोमेंटम बढ़ रहा है, तो अभी यहाँ पे अंबुजा सीमेंट को सिलेक्ट कीजिए। अंबुजा सीमेंट यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। वैसे भी लास्ट 4 से 5 दिन की गिरावट के बाद आज दूसरा दिन है जब लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। 279 का अभी भाव चल रहा है, तो ऑप्शंस में 280 वाला कॉल मार्च सीरीज का अभी यहाँ पे खरीदारी करें। 11.5 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में 8.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए और अंबुजा सीमेंट के अंदर और पूरे सीमेंट सेक्टर में जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ से ऊपर में 290 से 295 तक का मूव दिखा सकता है। अंबुजा सीमेंट बाय 280 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 8 रुपया 50 पैसा, टारगेट ऊपर में 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट 280 के कॉल पर खरीदारी की राय। 16 और 20 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको करके चलना है यहाँ पर ट्रेड। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए।
सर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड पिक्चर है ग्लोबल सिनेरियो की। अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स अभी भी 30-40 पॉइंट ऊपर ही दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली और बढ़ी है, 0.5% नीचे था, वहां से थोड़ा और फिसला है। यूरोप के बाजार एकदम स्टेबल है सर, ना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना ज्यादा नीचे, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आपको वहां पर दिख रहे हैं। कच्चे तेल में आज रिबाउंड आया है जो कि बरकरार है, सोने पर बना हुआ है दबाव वापस 1800 के नीचे। क्या करके जाए? वही दीप 15,100 के नीचे क्लोज नहीं होंगे, ना 15,150 के ऊपर जा रहे हैं, लगभग उसी रेंज में है। थोड़ा सा नीचे है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 36,500 के नीचे नहीं है, 37,000 के ऊपर। तो जो रेंज दिख रही थी 2:30 बजे, उसी रेंज के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कल और आज में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी हुई है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है लेकिन तोड़फोड़ तेजी वाले नहीं है, तो फ्रेश खरीदारी करने के लिए कल का इंतजार कर लें। ठीक है। और बाकी जो पोजीशन है आपकी उसे होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर किसी को हेजिंग करनी है तो आप 14,800 का स्टॉप लॉस, माफ कीजिएगा 14,800 का पुट ऑप्शन खरीद के जाए आउट ऑफ द मनी का, क्योंकि 100-150 पॉइंट की कमजोरी के लिए आपको हेजिंग करने की जरूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड कमजोरी की हेजिंग करनी है और वो 14,800 की होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी पर अगर आप चाहें तो 36,000 के आसपास का पुट लें, और नहीं तो फिर आपकी पोजीशन, वैसे भी आज तो एक्सपायरी का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोगों की पोजीशन है नहीं, आराम से फ्रेश खरीदारी कल भी कर सकते हैं और जो है पोजीशन उसको होल्ड करिए। ओके, तो जो है पोजीशन उसी को होल्ड करते हैं। क्लियर है बात सर। पर ये है राय जहां तक मार्केट पर स्ट्रैटेजी का सवाल है। आइए सीमेंट स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे। अंबुजा सीमेंट पर भी सुमित जी ने कॉल दिया, कई कैश सीमेंट स्टॉक्स पर भी हम देख रहे हैं कि एक्शन बन रहा है। क्या है कुछ खबरें या फिर वजह जहां पर सीमेंट स्टॉक्स को आपको नजर में रखना चाहिए? मानसी बताने के लिए तैयार है, बताएं मानसी। दीपांशु देखिए, तीसरी तिमाही के नंबर्स ने सरप्राइज किया ही है। उसके बाद Q4 पर सीमेंट का आउटलुक अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। Q4 FY21 में सीमेंट मांग और कीमतों में तेजी का अनुमान है। वॉल्यूम्स 18 से 20% तक बढ़ने का अनुमान यहाँ पर है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जिसके तहत यहाँ पर वॉल्यूम्स में भी अच्छी बढ़त के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग खर्च में कमी की उम्मीद है और मार्जिन में लगातार सुधार भी देखने को मिल सकता है। फ्यूल कीमतों में तेजी से इनपुट कॉस्ट बढ़ने पर असर संभव है और पेट्को, कोल और डीजल की कीमतों में बढ़त से मार्जिन पर प्रभाव पड़ सकता है। अकेली चीज है जो कि पेट्को, कोल और डीजल की कीमतें बढ़ना, इनके एक्सपेंसेस बढ़ना, जिसकी वजह से कुछ हद तक एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसके अलावा तमाम पॉजिटिव्स नजर आ रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत में कीमतों में सुधार का ट्रेंड जारी रहेगा। वहीं सरकार के बिल्डिंग और इंफ्रा पर जो फोकस है, इनके चलते आने वाले दिनों में फायदा मिलता हुआ सेक्टर को दिखेगा। अब तक उत्तर और पश्चिम भारत में कीमतें जो है 1 से 2% तक बढ़ चुकी है, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात करें महज 2 महीनों में कीमतों में बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सीमेंट की दिग्गज कंपनियों की अगर बात करें, एसीसी का अनुमान है कि Q4 में मांग में 15 से 17% की बढ़त ये देख पाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट ये मानकर चल रहा है कि ग्रामीण मांग जो है वो बढ़ेगी और इंफ्रा प्रोजेक्ट पर फोकस भी इन्होंने बढ़ाया है। दालमिया भारत कह रहा है कि FY21 में मांग 56% बढ़ने का अनुमान है और अंबुजा सीमेंट का ये कहना है कि 2021 में मांग जो है 15 से 17% तक बढ़ सकती है। तो सारी की सारी दिग्गज सीमेंट कंपनियां भी अपना आउटलुक को लेकर पॉजिटिव है और रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है बता रही है Q4 की अगर बात करें तो। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट शेयर्स जहां पर रखनी है नजर। अभी सुमित जी ने आपको अंबुजा पर भी खरीदारी की राय दी है। बाकी सीमेंट स्टॉक्स, स्पेशली जो ब्रॉडर मार्केट के कुछ मिड कैप सीमेंट नेम्स हैं, वहां पर आपको दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। दमदार एक्शन कुछ और मिड कैप स्पेसेस में मिल रहा है जिसकी हमने बात करी। मिड कैप आईटी, स्पेशली कैश स्पेस के कुछ स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में रहे हैं। और एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते जैन साहब ने रेकमेंड किया था और जब से वो रेकमेंड किया है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वो स्टॉक डिस्कशन में आ रहा है। अभी फिर से नजर आई उस पर जैन साहब, जेंसार टेक्नोलॉजीज। एक हफ्ते पहले की आपकी कॉल और दमदार एक्शन, 245 पर आपने कॉल दी थी 290 के टारगेट से ले, आज 300 के लेवल्स पर जेंसार है। तो एक हफ्ते में इस स्टॉक ने एक बढ़िया रिटर्न आपको दिखाई, ऑलमोस्ट 20% की तेजी एक हफ्ते में। कुछ क्रेडिट मेरे को ही जाती है। अगर मैंने जेंसार टेक्नोलॉजी नहीं बोला होता, नोटिस नहीं होता, तो आज इसका ये दाम भी नहीं होता। करेक्ट। तो जेन साहब मुझे धन्यवाद के साथ ही शुरुआत करें। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट ये बोलने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये आप उस दिन मुझे वो जेंसार और जेन साहब का वो किया, उस दिन से मेरे और ज्यादा ट्रैक है। हालांकि मैं इस स्टॉक को बहुत पहले से ट्रैक करता था, 200 रुपए के लेवल्स, और अब तो स्प्लिट होने के बाद ये लेवल्स है। और ये मैं 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मिस्टर गणेश नटराजन थे और ये बहुत वैसे फैंटास्टिक कंपनी रही है। और फिर आपने ये मेरे नजर में डाल दिया और फिर मैंने जैन साहब के जेम्स में दे दिया। तब लोग बाग तो मुझे ट्वीट पे भी छेड़ने लग गए, जेंसार जेंसर, जैन साहब टेक्नोलॉजी, जेंसर टेक्नोलॉजी। सो इट इज डूइंग वेरी वेल एंड आई एम सो हैप्पी कि ये स्टॉक ने टारगेट अचीव किया। 18 तारीख को मैंने 240 के लगभग दिया था। फिर इस हफ्ते भी मैंने पिक ऑफ द वीक में न्यूजेन टेक्नोलॉजीज दिया था, वो बहुत जबरदस्त चला। फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर, वेरी फ्रेंकली उस दिन मैं बात कर नहीं पाया और ये मैं लिख के लाया था मंडे के दिन। वो कई बार होता है ना कि मिस हो गया बोलना,
बट यस, इस स्टॉक को बहुत बार पहले रेकमेंड किया, मैंने भी किया, सुमित जी ने भी किया, हमारे पैनल में काफी लोगों ने रेकमेंड किया, विकास जी ने भी किया है, तो इट इज डूइंग फैंटास्टिक एंड अभी भी मुझे सस्ता लगता है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे बहुत फोकस्ड हूं मैं, मुझे लगता है कि बहुत वहां पे अभी भी बहुत वैल्यू बाकी है। और एक ओएफएसएस है जो कि मेरा एक स्टॉक है, जो कि बड़ा स्टॉक है, मिड कैप नहीं बोलूंगा, चलता नहीं है, बट यस इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। वैल्यू वाइज मुझे आईटी स्टॉक्स बहुत सस्ते लगते हैं। अभी हो सकता है रूपी थोड़ा मजबूत हो रहा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा होगा, बट जहां एक बार डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, तो ये सारे स्टॉक्स और भी अच्छा करेंगे एंड रिजल्ट्स तो सबने बेहतरीन दिए ही हैं। बिल्कुल, तो जेंसा टेक्नोलॉजीज बोलिए या जैन साहब टेक्नोलॉजीज बोलिए, दमदार एक्शन में रहा है। कुणाल जी, इस पर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, मैं ये कह रहा था दीपांशु, कुछ रहे मुझे और राकेश जी को भी दे दीजिए, क्योंकि हम भी वहीं बैठे हुए थे और हमें भी जैन साहब टेक्नोलॉजीज की जगह जैन साहब टेक्नोलॉजीज सुना था। कुणाल जी पक्के में बोल रहा हूँ, नेता बनेंगे, 100% में, या तो पिछले जन्म में थे या आगे वाले में बनेंगे। जो काम नहीं किया उसके लिए भी क्रेडिट ले रहे, देखो ये काम कोई एक अच्छा कुशल नेता ही कर सकता है। तो पक्का बनेंगे और और जिस तरह से बात करते हैं निर्विरोधी जीतेंगे, कोई इनके सामने खड़ा भी नहीं होगा, खड़ा होगा तो जमानत जब्त हो जाएगी इसकी। तो कुणाल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक पहली बात तो आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी ना आए तो ऐसा हारे कि अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करे। लेकिन कुणाल जी की, बिल्कुल कुणाल जी की तरफ से भी पूरी तरह से तन मन से बनवा दीजिए। ऐसा कर पाता तो मैं पहले अपने ही करवा लेता। लेकिन आइए, आज का दिन बेहद खास और बेहद मजबूती वाला। कई सारे स्टॉक, अब तो डीप लिस्ट लंबी होती जा रही। आज जो 20% के सर्किट पे हैं, माय गॉड कितने स्टॉक्स हो गए, लंबी लिस्ट है, 10% 20% दोनों के सर्किट्स का अगर देखें सर, लंबी लिस्ट निकल कर एक और स्टॉक है जो जिसके लिए आप कुणाल जी से थोड़ी जलन रख सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, केना मेटल। मेरे ख्याल से जैन साहब ने भी इसे रिकमेंड किया हुआ पहले और जेम्स में, और आज ये फिर से 20% ऊपर है आपके पोर्टफोलियो में केना मेटल। पहले केना मेटल वीडिया हुआ करता था शायद, ये है ना? यस, वीडिया इंडिया। यस, अनिल जी इसके लिए जलन करने की जरूरत नहीं है। अनिल जी मेरे पास नहीं है ये, और इसका दाम मैं अभी देख रहा था अनिल जी, मुझे खुद जलन हो रही थी कि क्यों नहीं है। तो अनिल जी बहुत जबरदस्त तेजी बढ़ी है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक बहुत बढ़िया है अनिल जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, स्टॉक मजबूत है, अच्छा स्टॉक है। जो आज राणे ग्रुप के सारे स्टॉक्स, राणे मद्रास, तो आज सुबह हमने जो स्टोरी की कि भाई एयरबैग्स जरूरी होंगे, उसके पीछे राणे ब्रेक्स भी चल रहे हैं। अरे ब्रेक पहले से लगते हैं, एयर ब्रेक ही नहीं लगते, वो लगाने हैं। लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा जो हो रहा है वो बढ़िया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 12% हो गया, आप देखिए ये मजबूत। हिंदुस्तान कॉपर 10% ऊपर है। मैंगलोर केमिकल 9-10% स्टॉक जो भाग रहे हो, अनाप शनाप भाग रहे। टाटा केमिकल देखिए कहाँ हो गया। और हाँ बंसल जी, आपने जो वैलेंटाइन डे पर जो आपने स्टॉक सुझाया था वो भी कमाल कर रहा है। दीप आपके लिए, याद है कि नहीं? आपने शो देखा, भूल गए सर? रह गया शायद। मैट्रिमोनी.com 9% ऊपर है। विशेष टिप्पणी बंसल जी आपकी। देखिए अनिल जी, जिन स्तरों पर रिकमेंड किया रहा था अनिल जी, वहां से तो ये 275-300 रुपए ऊपर है। और अनिल जी मैं आशा करता हूं कि मतलब कि दीप के पेरेंट्स के सिवाय मतलब कि उनको देख के बड़ी खुशी हुई होगी, उन्होंने शो देखा होगा। क्योंकि अनिल जी, जो नौजवान शादी नहीं करते हैं उनके पेरेंट्स काफी वरीड रहते हैं, और पेरेंट्स को छोड़ के कोई और चिंता करे तो उनको बड़ी खुशी होती है उस व्यक्ति को देखकर। तो यही अनिल जी बोलना चाहूंगा। चलिए, अच्छी बात है आपकी चिंता करने में। आपने बोला इसको चिंता करने के लिए? हाँ बोला, चिंता करने के प्रेस्टीज जी, के प्रेस्टीज जो बीबी से करे। हाँ, अगले स्टेप पर आ गए, अगले स्टेप। बिल्कुल। चलिए, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हैं बाजार बंद होने के लिए, और फिलहाल देख लीजिए 15,100 के आसपास क्लोजिंग के संकेत आपको निफ्टी से मिलेंगे। एग्जैक्टली 15,100 पर है निफ्टी इस वक्त, और 35,525 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी है। 265 अंक मजबूत 51,000 के ऊपर बंद होने की तैयारी सेंसेक्स की होती दिख रही। तो शानदार मजबूती के साथ बाजार बंद होने को तैयार। कहां से आ रही है मजबूती वो देख लीजिए। कोल इंडिया, माय गॉड 8% ऊपर है कोल इंडिया। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन आज कोल इंडिया के लिए सबकी तरफ से बढ़िया कॉल्स आते हुए दिखे। सुबह सुबह भागले साहब ने पिक ऑफ द डे के तौर पर दिया 150 के टारगेट, वहां से तो बहुत ही ऊपर निकल गया, बहुत ऊपर निकल गया। कल सुमित जी ने भी दिया था। यूपीएल 7.5% यूपीएल भी आज सुबह सुबह किरण जी की पिक थी 592 के टारगेट के लिए।
यूपीएल कमाल करता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को की बात हमने की, हिंडाल्को नेल्को की दोनों ही भागेंगे। हिंडाल्को देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है, माय गॉड 5-6%। अदानी पोर्ट, ये स्टॉक एक और जो बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती दिखी रही। एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस देखिए बड़े दिनों बाद 4% की रंगत में आता हुआ, और टाटा मोटर्स भी जबरदस्त उछाल दिखाता। तो कई सारे स्टॉक भले बंद 15,100 पर हुए हैं, लेकिन माहौल 15,431 का है। नहीं सही बात, जो लाइफ हाई के दिन जैसा माहौल था ना, बिल्कुल वैसा माहौल आज फिर से होता हुआ दिखा है। तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग आपको देखने को मिली है बाजार की। प्रोविजनल क्लोजिंग 15,104 जाम बोला था उसके नीचे नहीं बंद होगा, वहीं पर 36,500 के नीचे बंद नहीं होगा, वहीं पर। और सेंसेक्स 51,070। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन, पिछले हफ्ते से हम लगातार आपके लिए एक मुहिम चलाकर बैठे हैं, और वो है जीएसटी को लेकर। हमारे छोटे कारोबारियों को जो जीएसटी को लेकर समस्या हो रही है, उस पर हर रोज शाम 5 बजे हम एक शो करें, कम करो जीएसटी का जंजाल। आज भी इस पर एक शो होगा। आज जो है मुद्दा एंटी प्रॉफिटरिंग का है। एंटी प्रॉफिटरिंग की जो व्यवस्था है, उसको लेकर कारोबारियों को किस तरह की दिक्कत आ रही है, इस पर बात करेंगे हम जाने माने जीएसटी एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी साहब से शाम 5 बजे। आपकी भी जीएसटी से जुड़ी कोई परेशानियां, सवाल, सुझाव है, #GST मेक इट ईजी, ये हमारा हैशटैग है। आप भी इस पर अपने सवाल, राय, सुझाव हमें भेज सकते हैं। सरकार ने आम आदमी तक कोरोना वैक्सीन का रास्ता आसान कर दिया, और वैक्सीन के दूसरे चरण में निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया गया है, और इनमें से 60 साल से ज़्यादा के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे पहले बीमार 45 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोग भी अब लगा पाएंगे वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में तो वैक्सीन मुफ्त में है, लेकिन निजी अस्पतालों में आपको देने होंगे पैसे। अब ये सवाल है कि पैसे देने तो कितने, प्रोसेस क्या होगी, क्या निजी अस्पतालों के लिए भी कोई कोविन ऐप होगी, या किस तरह का प्रोसेस होगा, वैक्सीन चुनने का विकल्प होगा कि मेरे को ये वाली नहीं, ये वाली लेनी, इस कलर की नहीं, इस कलर की लेनी, इस बोतल का शेप ये नहीं, वैसा ये भी ऑप्शंस होंगे सर? नहीं, मास्क में और अगर सैनिटाइजर में है, मास्क तो आजकल फैशन स्टेटमेंट हो गया जी। हाँ, अब तो हो गया। अब तो पहले कोई वो वाला प्लेन वाला मास्क लगाए है, जो हल्के नीले कलर का या हल्के कलर का जो मास्क लगा, तो लोग समझते एलएस है। हाँ। जबकि लगाना तो वही चाहिए। हाँ। लेकिन लोगों को लगता है कि अब तो बड़े डिजाइनर मास्क और कैसे के कलर, डिजाइन और ब्रांड्स वगैरह, मतलब आप तो शर्ट खरीदो उसके साथ मैचिंग मास्क आ रहा है। पहले पॉकेट स्क्वायर होता था, मास्क तो गए, क्या जमाना आ गया है। तो इसलिए अब कोई बड़ी बात नहीं कि आप जब वैक्सीन भी खरीदने जाओ तो मुझे ये कलर, ये शेप, ये वाली बोतल, वो वाली, ये वाली चाहिए। तो क्या आपको ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और इससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज शाम 6 बजे। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान। कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर समीर भाटी साहब होंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीला गर्ग। आपकी खबर आपका फायदा में देखिएगा। वैक्सीनेशन अब सबका नंबर आएगा, ये हमारा आज का विशेष शो, देखिएगा जरूर। और अब आइए रात को 8:26 का एक इंटरेस्टिंग शो, प्रोविडेंट फंड। अगर आप और आपका अगर प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने से लेकर उसकी टैक्स देनदारी से जुड़ा है, तो आपके हर एक छोटे से बड़े सवाल का जवाब मनी गुरु में आपको मिलेगा। और आपके सवालों के जवाब देंगे, हमारे साथ होंगे पीएफ में एक्सपर्टाइज रखने वाले 2 एक्सपर्ट, कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च की लिखिता चेपा और वीपीटीपी की फाउंडर पार्टनर पीतम गोयल। तो आज रात 8:26 पर देखना ना भूलें ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए, पीएफ हेल्पलाइन। ओके, तो ये है आपके लिए। ओके, और विदा लें उससे पहले बंसल जी, अब तो वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगने जा रहा है, तैयार हैं आप? अनिल जी बिल्कुल पूरे एचयूएफ के साथ रेडी हूं। के साथ एचयूएफ? अच्छा, पूरे एचयूएफ, पूरे परिवार के साथ? पूरे एचयूएफ के साथ अनिल जी, अकेले थोड़ा ना लगाएंगे, पूरी फैमिली लगाएगी ना। वो के अग्रवाल साहब का वीडियो देखने के बाद कोई अकेले लगाने वाला नहीं है। आपके तो दिल्ली के है ना, आप तो पहचानते भी उनको अच्छे से, उसके बाद कौन अकेले लगवाएगा? हाँ अनिल जी,
बिल्कुल अनिल जी पहचानता हूँ, और अब तो वैसे भी अनिल जी रिस्क अनिल जी बहुत ज्यादा अकेला लगाने में। बिल्कुल। तो चलिए, वैक्सीनेशन की तैयारी है और उसके लिए आप भी तैयार हो जाएं, सबका नंबर आएगा। ये स्पेशल कार्यक्रम शाम को जरूर देखेगा। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वाघे साहब, सुमित जी, जैन साहब और श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और क्लोजिंग शो में एक्सपायरी के दिन आज साथ देने के लिए।